जी, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि ये वाला लिंक काम कर रहा था। आई एम सॉरी, आपको जहमत हुई। हमारा एक्चुअली दो वर्जन चल रहे थे, दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। जो हमने कमर्शियल वर्जन लिया है कल, वो आज एक्टिवेट किया है, तो उसकी बजाय दूसरे पे वो चला गया था, और हमने जो स्टार्ट किया था वो उस पे था। तो अब हम उस पे आ जाते हैं। एवरीबडी इज ओके? वीडियो ठीक आ रही है? ऑडियो ठीक आ रही है आपको? यस सर। चलें जी, ओके। अब आप बंद कर दीजिए अपने सारे वीडियो बंद कर दीजिए अपनी, और कैमरे माइक बंद कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, आज हमारा सेशन है कंसल्टिंग में हाउ टू स्ट्रक्चर योर फी फॉर द कंसल्टिंग प्रोजेक्ट। आप एक कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट लेते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, उसके जो डिलिवरेबल्स हैं उसको देखते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद फिर आप एनालाइज करते हैं कि आपको इसकी फी किस तरीके से एडजस्ट करनी है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर्स जिससे आप किसी भी प्रोजेक्ट की फी डिटरमिन कर सकते हैं। एक तो आप कंक्लूड कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट की लमसम के जी हम एक्स अमाउंट लेंगे और आपका ये प्रोजेक्ट कर देंगे। बाज़ प्रोजेक्ट लेंथी होते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 6 महीने। उसमें आप उसकी मंथली भी कर सकते हैं, या हम पर मंथ इतने मिलियन लेंगे, या इतने लाख लेंगे, या इतने हजार रुपए लेंगे, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आगे चलते हैं। पहले हम एक जेनेरिक डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये पेमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, फी के टाइप्स क्या क्या हैं। जब अक्सर अगर कोई आरएफपी आती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, कॉरपोरेशन की, या किसी एसएमई सेक्टर की, या प्राइवेट सेक्टर की, तो उसमें हम इसको पहले तो पूरा स्कोप ऑफ वर्क जो है उसका एनालाइज करते हैं। बाज केसेस में उन्होंने डिक्टेट किया हुआ होता है कि आप हमें पर आवर अपनी कॉस्ट बता दीजिए, या पर डे अपनी कॉस्ट बता दीजिए, या पर मंथ अपनी फी बता दीजिए कि आपकी कंसल्टिंग फी क्या होगी। बाज केसेस में ये होता है कि वो उसको नथी कर देते हैं विद दी नंबर ऑफ यूजर्स, या उसकी जो क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक यूएसएड का प्रोजेक्ट किया, उसमें हमारे दो एलिमेंट थे। एक एलिमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमें ये प्रोजेक्ट करना है, इसकी टेन्योर 1 साल का है, 1 साल में हम आपको मंथली ये पेमेंट करेंगे। उसके बाद उसका अगला पोर्शन एक और प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट था सिस्को सीसीएनए सीसीएनपी और ए प्लस की ट्रेनिंग थी। फार फ्लंग एरियाज जो आपके फाटा आजकल जो केपीके में मर्ज हो गया, उसमें ये वजीरिस्तान वगैरह और ये जो इलाके थे जहाँ वार अफेक्टेड एरियाज थे, जहाँ लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, तो वहाँ की यूथ को इनेबल करने के लिए वहाँ के इंस्टीट्यूशन और केपी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ये वाली ट्रेनिंग करवानी थी। और ट्रेनिंग 1 साल का पीरियड था, और उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के ऊपर लेके आना था। तो आउट ऑफ 2700 स्टूडेंट्स जो उस प्रोग्राम में थे, 600 स्टूडेंट की प्लेसमेंट जो है, दैट वाज आवर यूनिक टारगेट। और 6 महीने का उसमें टाइम था। विच एवर इज अर्लियर, देर इज नो फाइनेंशियल डिफरेंस इन ईच। 6 महीने में आपने वो कंप्लीट करना है, दैट वाज अ टाइमलाइन। और 600 स्टूडेंट्स को आपने प्लेस करना है। अच्छा, प्लेसमेंट में भी 3 कैटेगरीज थी। इधर आप उनको जॉब पे लगा सकते हैं, दैट इज वेरी गुड, वंडरफुल। आप उनको इंटर्नशिप पे दे सकते हैं कि चले आप किसी जगह पे 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की इंटर्नशिप पे चले जाएं। और तीसरा ऑप्शन ये था कि उनको बगैर फी के, जो अनपेड इंटर्नशिप होती है, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि उनके पास फंड्स नहीं होते, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई और इदारे हैं, उनके पास फंड्स नहीं होते इस मद में इंटर्नशिप में देने के लिए या ट्रेनिंग में देने के लिए। तो वो फिर ये करते हैं कि वो आपको अटैच कर लेते हैं। आपका टेन्योर कैलकुलेट हो जाता है कि 3 महीने, 6 महीने,
इंटर्नशिप का, बाद औक़ात वो एक्सटेंड हो जाता है साल के लिए भी। आपको एक्सपीरियंस हो जाता है हैंड्स ऑन, उसमें नेटवर्किंग है, केबलिंग है, राउटर सेटिंग है और इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके बाद आप किसी अच्छी जगह पे साथ साथ ट्राई करते रहते हैं, और ये एग्रीमेंट में लिखा होता है या जो आपका अपॉइंटमेंट बनती है इंटर्नशिप की, उसमें ये लिखा होता है कि आप ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे जब आपको जॉब मिलेगी कहीं पे तो आप जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें दो वेरिएबल्स थे, बाज़ जगहों पे तीन वेरिएबल्स भी होते हैं, बाज़ जगहों पे आपकी सिर्फ एक पॉइंट होता है कि जी ये आपकी फी है और उसके अंदर आपने ये काम करना है और इतना टाइम पीरियड है, ठीक है। जिस तरह हमने वोल्टा बैटरी का किया था तो उसमें 6 हफ्ते का टेन्योर था, और 6 हफ्ते में हमने एक बेंचमार्क एनालिसिस करके देना था उनको, एक उनको ऑडिट कहते हैं इसको हम, प्रोडक्टिविटी ऑडिट, वो हमने करके देना था कि आपके कौन से एरियाज हैं जो वल्नरेबल हैं इन टर्म्स ऑफ एचआर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, in terms of customer service, in terms of production quality, in terms of hygiene, in terms of organizational culture and so on and so forth. तो हमने उस एंगल से उसका 6 हफ्ते के अंदर 117 वल्नरेबल एरिया आइडेंटिफाई करके और उसको हमने उनको दे दिया था। उसकी एक एक्स अमाउंट हम पहले से तय कर लेते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लेंथी पीरियड को भी कंसल्टिंग में ले सकते हैं और बहुत स्मॉल को भी ले सकते हैं। अगेन इसकी तीन टाइप्स हैं। आप फुल टाइम कर सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि MIA कॉरपोरेशन में 6 महीने में स्टैटिक उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा था जाके। वोल्टा बैटरी में 6 हफ्ते हमने कंटिन्यूस काम किया था। दूसरा प्रोजेक्ट था जो यूएसएड का मैंने अभी आपसे जिक्र किया, इसमें मुझे कहीं जाके बैठना नहीं था, मैं अपना ऑफिस का जो काम था वो कर रहा था, साथ में मेरी टीम जो थी वो इसकी प्लेसमेंट पे काम कर रही थी, और उनको कोई इशू नहीं था। हमने अपनी टाइमलाइन 6 महीने की और 1 साल की, जो 2 टाइमलाइन थी अलग अलग, हमने उसको मैच करना था। तो उसमें हम जो भी हमारे पास डेटा आता था हम फीड इन करते जाते थे, और उसकी लिस्टें बना के हमारा रिपोर्टिंग टाइम 15 डेज फोर्टनाइटली हमें रिपोर्ट करनी होती थी। वो रिपोर्ट करके हम बता देते थे कि जी आज KPK के इन शहरों में ये इतनी ट्रेनिंग हो गई हैं, इन स्कूलों में, इन कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक में, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और इवन यूनिवर्सिटीज भी उसमें एंगेज की हुई थी। दैट वाज अ मैसिव प्रोग्राम माशाल्लाह। उसमें काफी अच्छे लेवल पे लोगों को एक टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई थी, जिसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट बाद में आया। लोगों की जॉब्स हुई और उनको एक अच्छी कंपनसेशन मिल गई उसमें, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको हायर कर लिया। सो इन दीज टर्म्स आप फुल टाइम कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बेस्ड कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों एरियाज जो हैं इसके फिर आप कैलकुलेशन करते हैं कि आप कितना कॉस्ट करेंगे, आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा, फी स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है, इनकम स्टेटस है यहाँ का, लोगों के एक्सपेंडिचर्स के कैपेसिटी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेसिटी है। बाज़ का कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको एक फिक्स बजट बता देती हैं कि जनाब हमारे पास 5 लाख रुपए हैं इस काम को करने के लिए, और इसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को करना है। उसमें बाइंडिंग होती है उनकी, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ऑडिट की लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बजट की लिमिटेशंस होती हैं कि बजट उतना ही अप्रूव हुआ होता है जिसमें आपने ये काम करना है। तो उस केसेस में फिर आप थोड़ा सा उनके साथ कोई बैठ के निगोशिएट करते हैं, जिसमें आप जो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स होते हैं, या आपकी जो रिसर्च है, या आपने जो उनको एक्टिविटी करके देनी है कंसल्टिंग की, उसमें कुछ पैरामीटर्स को आप अलाइन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट बजट, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम फ्रेम, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स जो आप उस प्रोजेक्ट के सेट करते हैं। बाज़ औक़ात ये चीज़ें प्रोजेक्ट या एग्रीमेंट साइन करने से पहले होती हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि इसको ज़रा वेरिएबल रखती हैं और उसको रिव्यू करती रहती हैं। पहले एग्रीमेंट साइन हो जाता है, फिर वो बैठ के देखते हैं इसमें से कौन से काम जो हैं उनको कितना टाइम लगेगा। आप क्या करते हैं कि आप पूरे प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और उस प्रोजेक्ट को फिर आप इवेल्युएट करते हैं। ये बिडिंग से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आप ये देखते हैं कि इसमें एज चीफ कंसल्टेंट मेरा कितना टाइम लगेगा। दूसरे नंबर पे एज आप कह लें मेरी जो सेकंड ईयर है कंसल्टेंसी की टीम, और जो एग्जेक्टिव्स हैं उनका कितना टाइम लगेगा।
उसके बाद जो मैनेजर्स हैं उनका कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद जो फील्ड के जो लोग हैं उनका कितना टाइम लगेगा। तो आप अप्रोक्सीमेट हर चीज को कैलकुलेट करते हैं कि यस मेरे इस काम में इतना टाइम लगेगा। उस बेस पे फिर आप अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मेरी कॉस्ट बनती है 10,000 रुपये घंटा, 10,000 पर आवर। जब मैं अपने ऑफिस को कॉस्ट करता हूँ तो मेरी महीने की एक कॉस्ट है, उसको जब मैं 8 घंटे पे डिवाइड करता हूँ पर डे, तो वो 10,000 रुपये घंटा बनती है। अब 10,000 रुपये घंटा के हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि इस 5 लाख के प्रोजेक्ट में मेरे इतने घंटे मेरी यूटिलाइजेशन होगी टाइम की। मेरी जो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, उनके इतने इतने घंटे इस प्रोजेक्ट में लगेंगे। जब मैं इन चीजों को देख लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो फिर मैं उसको टोटल को सम अप करता हूँ, और उसमें हम 5 से 10% का एडिशनल डाल देते हैं। अनफोर्सीन कोई काम बढ़ सकता है थोड़ा सा, जैसे हड़तालें हो जाती हैं या कोई सैलाब आ जाते हैं या कोई खुदा न खास्ता ये जो पिछले दिनों में धरना हो गया था फैजाबाद में, या कराची में कुछ 2-4 दिन इस तरह की हड़तालें हो जाती हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बीच में मार्जिन रख लेते हैं, 5 से 10% का। तो वो आप उसके ऊपर ऐड कर देते हैं, और फिर आप उसको कैलकुलेट करके आप बता देते हैं कि जी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं होता, इसके अलावा भी 3-4 पैरामीटर्स और हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है। आप यही काम अगर यूएई में कर रहे हैं, गल्फ में पूरे में, तो दुबई में उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे, ओमान में उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे, बिकॉज उन दोनों कंट्रीज की बाइंग पावर जो है वो फर्क है। दूसरे नंबर पे आपकी ट्रैवल कॉस्ट आएगी, आपकी बोर्डिंग लॉजिंग आएगी, आप वहां जाके स्टे करेंगे, उसकी कॉस्ट भी आपने बीच में इंडल्ज करनी है, अनलेस अदरवाइज कि वो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन ने बंडल किया हुआ है कि जी हम आपको एकोमोडेशन दे देंगे, एयर टिकट आपको, अगर 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो 2 दफा हम आपको एयर टिकट दे देंगे, कितने आपके विजिट्स होंगे उसके हिसाब से दे देंगे, वो अपने जिम्मे ले लेते हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी जो यूएन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी अगर आपने कराची, लाहौर, पेशावर या दूसरे शहरों में ट्रैवल करना है, तो उसमें जहाँ एयर ट्रैवल है उसकी एयर ट्रैवल की कॉस्ट, जहाँ बोर्डिंग लॉजिंग आपने अरेंज करनी है उसकी कॉस्ट, ये फिर आप प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट हेड्स हैं उसमें आप इसको डाल लेते हैं। जब आप इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं तो फिर उससे अगले स्टेप में आप देखते हैं, जैसे दूसरे मुल्कों में, सऊदी अरबिया में आप जाते हैं, इसी तरह यही प्रोजेक्ट आपने किसी यूरोपियन कंट्री के लिए करना है, तो उनके लिए ये फर्क होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, एक नेटवर्किंग की प्रोडक्ट दुबई में बेस्ड थी, उनका जो मिडल ईस्ट का ऑफिस था वो कोई 12 मुल्कों को हेड कर रहा था। उसमें दिस वाज अ जर्मन प्रोडक्ट, उन्होंने पाकिस्तान में उसको लॉन्च करना था। उसके लिए उनको एक सर्वे कंडक्ट करना था कि पाकिस्तान में कितने वेंडर्स हैं आईटी के, आईटी की प्रोडक्ट थी, कि वो फर्ज करें 100 हमने रिज्यूम किया था कि कराची, लाहौर, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद, इनके अंदर वो नेटवर्किंग की प्रोडक्ट की, और एक और जर्मन प्रोडक्ट थी, उस दोनों के मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमने एक एंटीवायरस कंपनी थी, बेचती थी, उसके लिए भी हमने एक सर्वे किया था। इसी तरह एक सर्वे हमने ये जो फायरवॉल होती हैं इनकी एक नई कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च हो रही थी, अगेन वो वाया यूएई होती है, क्योंकि यूएई में उसके रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं, 8-10-12 मुल्कों का एक नेटवर्क बना के उसमें एक रीजनल डायरेक्टर वहाँ होता है, और सारे मुल्कों में फिर कंट्री हेड बना देते हैं और वो फिर उसको हैंडल करते हैं। हमने उनको ये सर्वे करके देना था कि पाकिस्तान में आउट ऑफ 100 हम डीलर्स या मर्चेंट जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कह लें, आपको पार्टनर्स कह लें, रीसेलर्स कह लें, आप फ्रेंचाइजी कह लें, जो भी, हर कंपनी का, हर प्रोजेक्ट का अपना एक टाइटल होता है, उसके मुताबिक वो उसको कॉल करते हैं। तो उनको हमने आइडेंटिफाई करके देना था, फिर हमने उनके साथ लाइजन करके देना था, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का या डिसीजन मेकर का नाम हमने देना था। उसमें फिर पैरामीटर्स होते हैं कि ईमेल आईडी देना है, उनका पोस्टल एड्रेस देना है, उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं कितने साल से वो इस बिजनेस एग्जिस्टेंस में है, उनका वेबसाइट एड्रेस क्या है, और कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, और आर दे विलिंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम, एफर्ट्स, their reputation and financial involvement in this product for the resale in this region or in this country. तो जितने पैरामीटर्स आप सेट करते हैं एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, आप ये देखते हैं कि 100 डीलर्स के नाम अगर आपने उनको देने हैं,
तो उसमें एक डीलर पे आपका कितना टाइम लगेगा, कितने टेलीफोन कॉल्स आपको करनी पड़ेंगी, कोई टेलीफोन डायरेक्टरी आपको निकालनी पड़ेंगी, कोई मैगजीन होते थे उस जमाने में, प्रिंटेड लाइब्रेरी से मिल जाते थे, जैसे बाइट होता था एक, यहाँ लोकल हमारा छपता था, 2-3 लोकल मैगजीन छपते थे आईटी के, तो वो फिर मैंने फास्ट की लाइब्रेरी से जाके पिछले 10-15 शुमारे जो थे वो कलेक्ट कर लिए, लेके बैठ के फिर उसमें से उनके एड्रेसेस देखे, उनके ईमेल देखे, कॉन्टेक्ट देखे, तो आपको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल के दौर में जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन की 20 कंपनीज हैं और कुछ 450 कैंपसेस हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी जो चेन है बड़ी बड़ी उनके ऊपर, तो ये एक प्रोजेक्ट आजकल मैं कर रहा हूँ जिसमें हमने कनेक्ट करना है विद 20 कंपनीज, और उनको हमने लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन पे यूनिवर्सिटीज के साथ, यूनिवर्सिटी कैंपसेस के साथ, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ हमने कनेक्ट करना है ताकि वो अपनी इंस्टीट्यूशंस को डिजिटलाइज कर सके। ठीक है, अब इसमें यही सारी एक्सरसाइज अभी मैंने एक जर्मन कंपनी के लिए और उसके लिए आपको बताई, ये एक्सरसाइज अभी मैं आजकल कर रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं इसी पैटर्न पे जो फी स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कैलकुलेशन करके कितना टाइम, कितने घंटे, कितने दिन मेरी टीम, मेरी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये किस तरह उसको मैनेज करती है, इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम उनको बिड करते हैं। अच्छा, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें आपने 5 से 10% का मार्जिन भी बीच में ऐड कर लेते हैं ताकि आपकी जो वो है टोटल कॉस्ट आ जाए। इस कॉस्ट के ऊपर फिर आप अपना 20%, 30%, 40% अपना मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपका प्रॉफिट होता है। मैं अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ टाइम की, एफर्ट्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, ऑफिस के रेंटल की, अपने स्टाफ की सैलरीज की, तो अल्टीमेटली मुझे उसको भी कम बैक करना है, उसको भी लेना है वापस, पे बैक होगा, और उसमें मुझे प्रॉफिट भी लेना है कुछ, तो उस एंगल से भी मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता ऑनेस्टली। बाज केसेस में आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में आप ये समझ लें कि जैसे ये मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दिए हैं, और मुझे आगे डाउन द रोड नजर आ रहा होता है कि फ्यूचर में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 3.5 करोड़ बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उनको हमने स्कूलों में लेके आना है, तो स्कूलों की जो चेन है उनको हमने कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे इसके अंदर एंगेज करना है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे एक यहाँ स्कूल की चेन है जिनके 350 स्कूल है, एक और कराची में चेन है उनके भी 350 स्कूल है, इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे उसके 250 स्कूल है, इसी तरह यहाँ पिंडी में एक चेन है उनके 20-25 स्कूल है। तो इस तरह का नेटवर्क देख के ना, तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं ये जो बड़े चेन वाले स्कूल है ना इनसे बात करूं कि आप अपना एक सेकंड टीयर का स्कूल निकाल दें। जैसे आपने देखा होगा कि अभी इस वक्त 2 या 3 बड़ी जो स्कूल चेन है उन्होंने इकोनॉमी के कुछ स्कूल खोल दिए हैं, जिसमें वो बच्चे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हाई फीस, तो वो मीडियम से लेके, कोई मीडियम और लोअर से लेके बीच में कोई एक टियर बन जाती है जिसमें 3 से 4 हज़ार रुपए मंथली फीस है या 2,500 रुपए मंथली फीस है, उसके अंदर वो स्कूल ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये सारी चीजें देखने के लिए फिर आपको देखना पड़ता है कि आपका ये काम कितना लेबोरियस है, कितने घंटे आपके लगेंगे, कितने दिन आपके लगेंगे, कितने शहरों में आपको विजिट करने पड़ेंगे। अब जैसे जिन स्कूल चेन्स का मैंने जिक्र किया उसका एक का हेडक्वार्टर कराची में है, एक का लाहौर में है, 2 के पिंडी इस्लामाबाद में है। तो अब मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मुझे 2 तो लोकली विजिट कर लेने पड़ेंगे। लाहौर के लिए भी मैं अपनी गाड़ी पे ड्राइव करके 3-3.5 घंटे में लाहौर चला जाऊंगा, डे ट्रिप भी कर सकता हूँ, उसकी मैं कॉस्ट बीच में डाल लूंगा, एक दिन की अपनी कॉस्ट बीच में डाल लूंगा। कराची के लिए मुझे 2 दिन तो अपने टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक दिन मैं जाऊंगा, दूसरे दिन वापस आऊंगा, और एयर ट्रैवल भी है, और अगर मुझे एक रात वहाँ स्टे करना है तो होटल की जो बोर्डिंग लॉजिंग है वो भी मुझे उसके ऊपर एम्बेड करनी है, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुझे होटल देती है या उनका गेस्ट हाउस होता है। जैसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके गेस्ट हाउस होते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन का गेस्ट हाउस होता है, तो वो उसके अंदर हम अकोमोडेट कर लेते हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद आपके 2 या 3 ये पैरामीटर हो गए। उसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि अच्छा इस बिड में आपका कंपैरेटर कौन है। अच्छा, बाज़ का क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपके कंपटीशन में हैं, या बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, या मीडियोकर लेवल की कंपनीज आपके कंपटीशन में आती हैं। अब बड़ी और छोटी जो है ना, इसका तायुन इस तरह होता है, जो बड़ी कंपनी है वो हाई रेट पे बिड करती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो
आपके बिजनेस को खाने के लिए, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और उनको ये पता होता है कि यार हमारे पास स्पेस भी है, 4 फ्लोर हमारे पास कॉल सेंटर के हैं, कॉल सेंटर की फर्नीचर पूरी हमारी इक्विप्ड है, बैंडविड्थ हमारे पास लगी हुई है, केबलिंग नेटवर्क, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। हमें सिर्फ ये करना है कि अगर एक कॉल सेंटर एजेंट जो है तो हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारी रेवेन्यू में पर मंथ 5,000 रुपए का इजाफा हो जाता है, प्रॉफिट सारे खर्चे निकाल के, यानी एजेंट की सैलरी निकाल के उसका बैठना, चाय पानी, उसकी सीट का खर्चा, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जब वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा इस वक्त हम एक 250 सीट का एक एजेंट का हम बिड करने जा रहे हैं बिजनेस, और उस पे जो हमारा रेगुलर फीचर है वो 5,000 रुपये पर सीट प्रॉफिट होता है महीने का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सीटें भी खाली पड़ी हैं, मेरे पास एजेंट भी अवेलेबल हैं पाइपलाइन में, और मैं अगर एक बिजनेस 2,500 रुपये पे भी ले लूं तो मुझे फिर भी 250 सीटों के ऊपर 2,500 रुपये पर मंथ पर सीट प्रॉफिट आ रहा है। तो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाएगी। मैं अगर खुदा तरसी के हवाले से भी देखूं तो 250 लोगों को मैं एक जॉब नेटवर्क में लेके आ रहा हूँ, उनके घर के चूल्हे से जलने लग जाएंगे, 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ उनको एक सैलरी मिलने लग जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो मैं इसको नेक नियति से भी कर सकता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है उसको नीचा दिखाने के लिए मैं उसको कट डाउन करके और ब्रेक इवन पे ला के मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ये 5-10 जो बड़ी कंपनीज हैं इनका बिजनेस भी मेरे पास आ जाए, तो फिर मेरा जो ये 4 फ्लोर हैं ये पूरे के पूरे मेरे लिए 24/7 3 शिफ्टों में जब मैं काम करता हूँ, मेरे लिए ये वाइबल सोल्यूशन हो सकता है। तो कॉल सेंटर बिजनेस में ये स्ट्रेटजी अलग होती है। आप अगर कंसल्टिंग के बिजनेस में कहीं जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आपकी डिफरेंट हो सकती है। आप हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, हेल्थ केयर में जा रहे हैं, एजुकेशन में आप कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आप रेलवे के साथ कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आप पीआईई के साथ कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों में आपको इन चीज़ों का इस कॉन्टेक्स्ट में ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या आपने हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट जीतना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी फर्क होगी। आपने एक हेल्दी प्रॉफिट के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी फर्क होगी। आपने इन दोनों चीज़ों का ब्लेंड करके एक कॉम्बो बनाना है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी खराब ना हो, आपकी रेपुटेशन भी खराब ना हो। अच्छा, बात अगर क्या होता है कि अब जैसे हम कॉल सेंटर बिजनेस में हैं, ओवेक्स टेक्नोलॉजीज के साथ हमारे कंपैटिटर्स जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं। पिछले 18, 19, 20, 22, 25 साल से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। उसमें हेल्थ केयर के कॉल सेंटर्स भी हैं, उसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कॉल सेंटर्स भी हैं, उसमें लोकल कॉल सेंटर भी हैं, उसमें ग्लोबल कॉल सेंटर भी हैं जो कि इंटरनेशनल कॉल्स। फिर हम उनके साथ बात हमारी कर्टिसी भी होती है, हम दोस्त हैं सारे के सारे, आपस में बैठते हैं, खाने भी खाते हैं, गप्पे भी लगाते हैं, एक दूसरे से हेल्प भी लेते हैं, बात हम रिसोर्स शेयरिंग भी करते हैं। जैसे अभी पेंडेमिक के सिलसिले में सारे जो कॉल सेंटर्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है, हमने आपस में तय किया कि हम किसी को फायर नहीं करेंगे, अटमोस्ट कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयरिंग कर लें। इवन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट को रीबिडिंग में हम ले गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हमने उनसे कहा कि आप इसको बंद ना करें, हम ऐसे करते हैं कि हम आपका अगर 30 एजेंट का कॉल सेंटर था, हम उसको 15 पे ले आते हैं, या हम 30 को 8 घंटे की बजाय 4 घंटे पे ले आते हैं। आप अगर 35,000 रुपये दे रहे थे या 40,000 रुपये दे रहे थे, आप 20,000 रुपये दे दें, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो एजेंट हैं वो 50% तो कम से कम घर में पैसे ले जा सकेंगे। इस तरह के 4 एचआर के मॉडल हमने डिजाइन किए। हमने पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट किया, हमने अल्टरनेट डेज में उनकी ड्यूटीज लगा दी, वर्क फ्रॉम होम पे काम कर लिया, वर्क फ्रॉम होम पे भी 8 घंटे, वर्क फ्रॉम होम पे भी 4 घंटे का जो मॉडल था उस पर हम लेके आए। तो ये हमने सब ने मिल के फैसला किया। तो बाज़ औक़ात इस तरह के पॉजिटिव और प्रोडक्टिव फैसले भी होते हैं, लेकिन बाज़ टेंडर्स में शरारतें भी चल रही होती हैं आपस में लोगों की। ये प्रोफेशनल शरारतें होती हैं, और उसमें हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, बिजनेस ग्रैब करने की भी कोशिश करते हैं, और बाज़ औक़ात हम बिलो द नंबर या बिलो द लाइन जाके भी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट को ले लेते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम। जैसे कल मैंने नेशनल असेंबली का जिक्र किया था, तो वो हमारी कोई कंपटीशन नहीं थी किसी के साथ, क्योंकि 22 साल हमने वो काम किया, बड़े धड़ल्ले से काम किया। तो हमें ये था कि वो हमारे काम से मुतमिन थे, हमें काम आता था, क्योंकि एक थोड़ी सी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है या एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है,
उसमें वो हर वेंडर को भी अलाउ नहीं करते कि कोई भी जाके वहाँ काम शुरू कर दे। फिर हमारे जो 2 इंजीनियर थे वहाँ पे, वो वहाँ उसके सारे कल्चर के साथ और उसके साथ जेल हुए हुए थे। उनको सारी किस कमरे में, मतलब 450, 500, 600 के करीब नेशनल असेंबली के हैं और 400-450 सेनेट के डेस्कटॉप हैं, वर्क स्टेशन कह लें, जिस पे ये काम होता था। फिर सीसीटीवी और उनकी बाकी जो सिस्को राउटर सर्वर्स, बैकअप सर्वर्स उनके, और वो सब चीज़ें चलती थी। तो उसमें फिर एट टाइम ये होता है कि कस्टमर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी लीथल होती है कि वो प्राइस का कोई इशू नहीं होता, वो आपकी परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, क्योंकि हम संडेज को भी काम करते हैं, सेशन चल रहा होता है तो हम दूसरे दिनों में भी हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। एट टाइम जो है ना वो नेशनल हॉलीडेज होते हैं, उसके अंदर भी कोई ड्यूटी होती है, कोई काम होता है स्पेशल, कोई डेलीगेशन आए हुए होते हैं, उस पर काम चल रहा होता है, तो हमारे इंजीनियर्स वहाँ ड्यूटी पे होते हैं। तो वो गिव एंड टेक दोनों तरफ से होता है। उनको ये पता होता है कि ये एग्रीमेंट निकाल के नहीं ले आएंगे कि जनाब ये देखें एग्रीमेंट में लिखा है कि जी संडे को छुट्टी होगी, फलाना ये होगा फलाना। तो हमें भी फिर ये होता है कि चलें, वो अगर हमारे लिए इतना करते हैं तो हम उसको, फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मैनेज होता है। उसके बाद आपकी पेमेंट टर्म्स आती हैं। अगेन पेमेंट टर्म्स आपके आरएफपी में लिखी होती हैं। आप बाज़ केसेस में आपको उसी को फॉलो करना है। उन्होंने लिखा होता है कि जी 30% एट द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम आपको दे देंगे। रेस्ट 50% जो है वो हम आपको एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट देंगे, जब आप साइन ऑफ कर लेंगे। 20% जो है वो हम इंश्योरेंस मनी, इंश्योरेंस गारंटी वो रखेंगे 1 साल या 2 साल जो भी उसका वारंटी पीरियड है, या अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपने दिया है तो उसको आपने 10% आपको उस वक्त मिल जाएगा जब आप साइन ऑफ कर देंगे, जो आखिरी रह गए 20%। और 10% हम रखेंगे वारंटी के टाइम पे या सपोर्ट के लिए, कि जब तक आपका एसएलए हमारे साथ रहेगा, 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, डिफरेंट टाइम पे हम साइन करके देते हैं, तो उसको वो साथ में मैनेज करेंगे। तो आपने बहुत डीपली, कॉर्डियली और बड़े इंटेंस डेलिब्रेशन के साथ पेमेंट टर्म्स को डिसाइड करना होता है। बाज़ केसेस में आपके पास पेमेंट्स नहीं होती, आपकी किटी खाली होती है, आपके चैलेंजेस होते हैं, तो आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते कि जिसमें आपको 6 महीने के बाद आपकी 250 बंदा आपने इन्वेस्ट कर दिया एक कॉल सेंटर में, या एक बड़ी लंबी वो है कैलकुलेशन या कंसल्टेंसी। 3.5 करोड़ बच्चे जो हैं ये 6 सूबों में हैं हमारे, गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, कोयटा बलूचिस्तान में भी हैं। आपने उनकी एक कैलकुलेशन करनी है, आपने एग्जिस्टिंग स्कूल्स की जो कैपेसिटी है उसको देखना है, आपने एक-एक स्कूल को विजिट करना है। तो आपने मिसाल के तौर पे आपने 350 लोग 6 महीने के लिए एंगेज करने हैं। तो 350 एचआर की मॉनिटरिंग, ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, उनकी टीएडीए, उनकी सैलरीज, उनके ओवरटाइम्स आपने देने हैं, उनकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करके देना है, उनकी रिपोर्टिंग आपने वापस एक पैटर्न पे लेनी है डेली बेसिस पे, उनको आपने कोई लैपटॉप लेके देने हैं या कोई टैब आपने देनी है, और उसके साथ कोई उनको कम्युनिकेशन के 350 डोंगल्स जो होते हैं कनेक्टिविटी के लिए वो आपने लेके देने हैं। ये सारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर आप करके, और आपको ये पता है कि ये पेमेंट 6 महीने के बाद पहली पेमेंट आपको होनी है। यूजुअली इतने बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें ये क्लॉजेज इस तरह लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो 6 महीने तक ये 350 लोगों को सर्वाइव कराना या उनके काम लेना, उनकी चीजें देखना, उनको ऑपरेशनली 100% एक्टिव रखना, ये आपकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। जब आप ये चीजें देख लेते हैं तो फिर आप अपनी कैलकुलेशन में उसको डालते हैं, फिर आप उस पेमेंट की क्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को देखा है, कंपनीज को देखा है, वेंडर्स को देखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट और ग्रैबिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वो हर टर्म जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद, ओवर ए पीरियड ऑफ 15 डेज, 1 मंथ, जब वो सैलरीज देनी होती हैं, चीज़ें करनी होती हैं, पार्ट्स लाने होते हैं, इक्विपमेंट डिप्लॉय करना होता है, और ये सारी चीज़ें 350 लोगों को फीड करना होता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम नज़र आती हैं। फिर उसमें से वो स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं। 350 की जगह 300 बंदा लगा देते हैं, 300 की जगह 250 पे ले आते हैं, 250 की जगह 200 बंदा ले आते हैं कि जी वो छोड़ गया, वो फलाना हो गया, उसकी मशीन खराब हो गई, उसका टैब गुम हो गया, उसका टैब टूट गया, आज हम ये नहीं कर रहे, कल। आपका जो प्रोजेक्ट 6 महीने का होता है, ये साल का होता है, वो 1.5 साल और 2 साल पे चला जाता है। तो प्रोजेक्ट जितना आप डिले करते हैं,
बाज़ केसेस में आपको उसकी पेनल्टी पड़ती है, आपको उसकी पेनल्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है। बाज़ का आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, और कुछ सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन या कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो तो इवन प्रोक्योरमेंट में भी जो हार्डकोर जो हार्डवेयर की परचेजेस होती हैं उसमें भी पर डे के हिसाब से डैमेजेस लगाते हैं अगर आप लेट करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में खासतौर पे टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, इनकी जो सपोर्ट पहले 5 थी, फिर 4 रह गई हैं, और इनकी टेलीकॉम कंपनी, इनकी फिर आगे 10 सपोर्ट कंपनीज हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, तो वो भी हमारी कस्टमर है। उनको भी जब हम ये बिडिंग करते हैं या उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं, तो उसमें फिर हम उनको ये सारी क्लॉजेज जो हैं इनको बड़े गौर से पढ़ना पड़ता है। बाज़ केसेस में जो आरएफपी आती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो 500 पेज की एक डॉक्यूमेंट होती है, बाइंड की हुई होती है, मैनुअल टाइप की चीज़ बनी होती है आरएफपी। उसको हमने थॉरली पढ़ना होता है, उसकी एक एक क्लॉज का जवाब देना होता है, उसके जो एनेक्सर्स होते हैं, ये बिडिंग में हम आगे जाके फिर टोटल उसको हाउ टू प्रिपेयर विनिंग बिड कह लें आप उसको। जिससे हम सीवी बनाते हैं ना, तो किलर सीवी होता है, तो आप कह लेंगे किलर बिड जो है ना वो कैसे बनेगी कि आप डालें और वो एक्सेप्ट हो जाए। तो उसमें आपकी जो कैलकुलेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है, आपकी जो एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट है, प्रॉम्प्टनेस ऑफ द रिपोर्ट है कि आपने एनेक्सर्स उन्होंने जिस जगह मांगे थे 500 पेजेस में आपने उसी जगह इंसर्ट किए हैं, सेपरेटर्स आपने लगाए हैं, जो इंडेक्स उसका बना के दिए, उन्होंने 3 कॉपियां मांगी थी जिस स्टाइल में थी वो आपने उसी तरह बिड की है, वगैरह वगैरह। ये बिड बनाने में आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अभी तक मैंने जितनी बातें आपसे की हैं, इन सब बातों को अगर आपको कहीं कोई डिफिकल्टी हो, कोई दिक्कत हो, तो जो आपकी बुक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वहाँ पे उसको चैप्टर खोलें और उस चैप्टर को खोल के पढ़ें। नंबर 1। नंबर 2, अगर फर्ज करें आप बुक से नहीं देखना चाहते, गूगल पे बैठें, यूट्यूब पे चले जाएं, तब भी आपको मिल जाएगा। गूगल पे जनरल सर्च कर लें, हाउ टू प्रिपेयर कॉम्पिटेंट बिड या बेस्ट बिड, ठीक है ना, हाउ टू प्रिपेयर ए कोटेशन, जो भी आप उसमें अंग्रेजी लिख दें तो वो आपको 3572 उसके पैरामीटर्स बता देगा। अच्छा, कुछ वो हैं, कंपनीज हैं ग्लोबली, पोर्टल्स हैं जिसपे उन्होंने सीवी बनाने की पेड वो रखी हुई है, टेम्पलेट्स, 1 पेज का सीवी, जिसमें क्रिस्प इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट, वो हर जो जॉब आती है उसके मुताबिक आप 1 सफ़े का आप सीवी तैयार करते हैं, जो किलर सीवी होता है वो बनाते हैं बिल्कुल। अच्छा, आजकल चूंकि ऑनलाइन पोर्टल बन गए हैं जॉब्स के, हर मल्टीनेशनल कंपनी भी ऑनलाइन बिडिंग लेती है, उनका अपना एक पैटर्न होता है पूरा, आपने ऑनलाइन जाके उसके अंदर टक 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 डालना है। अब इसी तरह ये जो हमारी बिड्स हैं, प्रपोजल्स हैं, ये भी ऑनलाइन आ गई है। ऑलमोस्ट कोई अच्छी बड़ी कंपनी जो है मिडिल टीयर से ऊपर की, उनकी 80-90% जो बिडिंग है वो अब ऑनलाइन होती है, और वो टाइम बाउंड होती है। रात के 12 बजे तक आपने अपलोड कर देनी है अपनी सॉफ्ट कॉपी बिड। उनके उसमें कुछ चीजें वो पीडीएफ में मांगते हैं, कुछ उनका अपना जो डेटाबेस होता है उसके अंदर आपने इंसर्ट करनी होती है। वो करके साथ में आप अपलोड में उनकी आपकी फाइलें जो हैं वो आप फॉर्मेट उन्होंने दिए हुए होते हैं, आप जेपेग में डाल सकते हैं, आप इसमें पीडीएफ में डाल सकते हैं, वर्ड फॉर्मेट में डाल सकते हैं, या आप स्कैन करके उसको अटैच कर सकते हैं। जो आपके लेटर ऑफ कमेंडेशंस हैं उसकी फोटोज आप डाल सकते हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन है चैम्बर के साथ, आपकी रजिस्ट्रेशन है एसईसीपी के साथ, आपकी रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, इग्नाइट के साथ, या और इस तरह की कोई भी अथॉरिटी है, एजेंसी हो सकती है, उसके साथ जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, लाइसेंसिंग है, आपके जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है, आपकी सीएमएमआई की सर्टिफिकेशन है, या सिक्योरिटी में है, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 27001 है या इससे रिलेटेड कोई भी, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने पूरी उस किताब में या उस बिड में प्रॉपर जगह पे इंसर्ट करनी है ताकि किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और जब वो पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो जितनी अच्छी रिस्पॉन्स बनाने के लिए आप उसकी स्टडी करेंगे, उतनी एक्यूरेट आपकी बिड होगी, और उस एक्यूरेसी में आप उस बिड को
विनिंग बिड में लेके जाते हैं। और इस वक्त जो दुनिया में बेस्ट फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो 70-30 का है। 70% आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है और 30% आपकी प्राइस क्वालिफिकेशन होती है। यानी आपने बिड की जो टेक्निकल इवेल्युएशन है उसमें 70% मार्क्स हैं। मैं अभी पिछले दिनों स्पीडा का एक प्रोग्राम था, उसके लिए हमने बिड किया, तो उसमें 70% मार्क्स थे, जिसमें आप आईएसओ हैं तो इतना है, फलाना है तो इतना है, फलाना है तो इतना है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास कितने पीएचडीज हैं, या आपके पास कितने इंजीनियर्स हैं, या कितने इंजीनियर्स हैं जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें देते हैं, इसके नंबर दें। अच्छा, फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप कब से इस बिजनेस में हैं, तो हम 20 साल से इस बिजनेस में हैं, तो 20 साल या उससे ज़्यादा, उसके 10 नंबर, 10 में से 10 नंबर है, तो हमारे 10 में से 10 नंबर उसमें आ गए। आईएसओ सर्टिफाइड हैं, यस, 5 नंबर है, ठक 5 नंबर मिल गए। आपके 3 शहरों में ऑफिसेज हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, आंसर इज यस, तो 10 में से 10 नंबर आपको मिल गए। तो इस तरह 70% मार्क्स जो हैं वो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हैं। 30% इसमें से जो क्वालिफाई करता है, तो 70 नंबर्स जो हैं, 70% आप कह लें, उसमें से जो 75% मार्क्स ले लेता है, ठीक है ना, तो वो क्वालिफाई कर लेता है टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज कि जहां पे फाइनेंशियल बिड आपकी खुलेगी, और उसमें से देखेंगे कि अच्छा ये कौन कितना लोएस्ट है। तो 70 वेटेज इसकी होती है, 30% वेटेज आपकी प्राइस की होगी मैक्सिमम। तो आपकी प्राइस फिर जितनी लोएस्ट होगी उतने आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, और उन दोनों को जब वो मर्ज करते हैं तो फिर बाज केसेस में तो उसी के ऊपर वो ऑथराइज कर देते हैं या डिक्लेयर कर देते हैं कि दिस इज द विनर, और ये सारी बातें सामने बैठ के होती हैं। दोनों दोनों केसेस में आपके जो कंटेस्टेंट हैं, बिडर्स हैं, वो सामने बैठे होते हैं, उनके सामने लिफाफे खुलते हैं, उनके सामने साइन होते हैं बाकायदा, वो सारी अटेंडेंस शीट पे साइन करते हैं, और फिर आप अपनी इस बिडिंग प्रोसेस में क्वालिफाई करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप पहले नंबर पे हैं, लेकिन आपने दो टर्म्स अपनी तरफ से लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि जी हम 30% पेमेंट एडवांस में देंगे, आप उसमें लिखते हैं कि नहीं हम 40% पेमेंट एडवांस में लेंगे। अब ये उस अथॉरिटी का जो परचेज कमेटी है या एवेल्युएशन कमेटी है, ये उसका अथॉरिटी है कि वो आपकी इस टर्म को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बाज केसेस में उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि इस टर्म के अलावा अगर आप कोई भी टर्म लिखेंगे हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम एज्यूम ये करेंगे कि आपने हमारी ही टर्म्स को इसमें एग्री किया है और उसी की वजह से आप बिड कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी टर्म फर्क है तो आप बिड ना करें या आप हमें अलग से पहले से बता दें। तो ये भी आपको एक एक क्लॉज की एक एक लाइन जो है ना वो आपने गौर से पढ़नी होती है टू क्वालिफाई फॉर द बिडिंग प्रोसेस। उसके बाद कोशिश ये करें कि जो इस पूरी बिड का पर्पस है, इस पूरी कंसल्टेंसी का जो पर्पस है, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी आपके पास हो, और उसकी जो सोशल वैल्यूज हैं, उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है। और फॉर एग्जांपल सियालकोट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, तो बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से अपना स्पोर्ट्स की चीजें बनवाती हैं, नाइकी है और इस तरह की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कुछ टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वो हेट करते हैं कि चाइल्ड लेबर आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने स्मोकिंग पे आपका जो पूरा कैंपस है वो यानी फैक्ट्री आपकी, वो अगर नो स्मोकिंग नहीं है और आप उसमें स्मोकिंग अलाउ करते हैं या आप उसको मॉनिटर नहीं करते स्ट्रिक्टली, तो भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। उनके कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। आप उनकी वेलफेयर का या उनकी जो वेल बीइंग का ख्याल नहीं रखते। फॉर एग्जांपल आपने कोई कैफेटेरिया नहीं बनाया हुआ उनके लिए, चाय के लिए कोई टक शॉप या जो हल्का फुल्का आपका अरेंजमेंट होता है वो नहीं बनाया हुआ, तो भी उसके नंबर हैं वो आपके इवैल्यूएशन में, फिर आपके ये नंबर कट जाते हैं। आपकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, आपकी कंपनी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में क्वालिफाई करती है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वहाँ पे जो एम्बियंस है, एटमॉस्फेयर है, फर्नीचर है, काम करने के लिए वर्क बेंच हैं, अगर चेन सिस्टम में काम हो रहा है, यानी आपके कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है उसमें, तो क्या आप वहाँ पे हेलमेट अलाउ कर रहे हैं, मतलब मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे वोल्टा बैटरी में ये एचएससी के अंदर ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। मास्क पहनने का उन जगहों पे जहाँ फ्यूम्स उड़ रहे हैं,
या एक जगह पे जहाँ लेड पिघलाया जा रहा है फर्नेस के अंदर, उसके फ्यूम्स उड़ रहे हैं और वहाँ जो 8-10 मजदूर काम कर रहे हैं वो उस ऐश के फ्यूम्स को इनहेल करे जा रहे हैं, तो वो बड़े डेंजरस हैं उनके फेफड़ों में जाने के लिए। तो ये सारी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ये जो बिडिंग कंपनी यानी जो कंपनीज आपसे प्रोडक्ट लेने वाली हैं, आपने जिनको, तो वो आके फिर आपकी इवैल्यूएशन करती है। इसी तरह यहाँ सेव द चिल्ड्रन फंड या इस तरह की जो एनजीओज हैं, आई एनजीओज जिन्हें हम कहते हैं, इंटरनेशनल एनजीओज, उनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि स्मोकिंग, नशा, ब्राइब नहीं देनी, आपने कहीं रिश्वत देते हुए पकड़े गए, आप किसी और कंपनी में ब्लैक लिस्ट, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में किसी सेक्टर में ब्लैक लिस्टेड हैं, जेंडर बायस्ड हैं आप, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर नहीं हैं, आपके पास खवातीन काम नहीं कर रही, तो वो इन चीज़ों को बाज़ औक़ात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, मैं इसके ऊपर 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं गुज़ारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जो आपकी आरएफपी आती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल, आप उसको थॉरोली पढ़ें, डीप डाउन। जितना अच्छा आपका होमवर्क होगा, जितना अच्छा आपका प्लानिंग होगी, उतना अच्छा आप अपने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। जब आप इस एंगल से किसी भी प्रपोज़ल को पढ़ेंगे, अभी जैसे आजकल की मैं बात करूँ तो आजकल ये है एलएमएस के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने प्रपोज़ल माँगी हुई हैं, बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस ने, कल भी हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, परसों भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 2 हमारी और यूनिवर्सिटियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फ़र्क है। कुछ यूनिवर्सिटियों ने इस तरह के बना के अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, कुछ ने सॉफ्ट कॉपीज़ भेजी हुई हैं। अच्छा, कुछ में फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो चीज़ माँगी हुई है, वो ले तो ये रहे हैं, लेकिन इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको इस्तेमाल करने वाला। तो फिर उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्री बिड कॉन्फ्रेंस। यानी बिड की जो लास्ट डेट है उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो सारे जो आपके कंटेंडर्स होते हैं, टू बी बिडर्स होते हैं, जिन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट्स लिए हुए होते हैं आपसे या प्री क्वालिफिकेशन हुई हुई होती है, तो उनको वो एक दिन बुला लेते हैं, सब लोग आके बैठ जाते हैं और उनके मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं। उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं कि जी ये पेमेंट की टर्म आपने लिखी हुई है, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। आप ये जो 10% पेमेंट रखते हैं लोग, आपने 20% रखी हुई है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आप 10% पे वेव करें। या अर्नेस्ट मनी होती है, सिक्योरिटी मनी होती है, गारंटी मनी होती है, ये कितने कितने आपने लिखे हुए हैं, 2% होती है, आपने 3% लिखी हुई है। अब 2% और 3% में बड़ा फर्क होता है जब लाखों और करोड़ों रुपए की बिड होती है तो उसके अंदर। तो आपने फिर ये प्री बिडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है, ये आप बैठ के उसमें दोनों पार्टीज बैठ के डिस्कस करती हैं, नेगोशिएट करती हैं, और फिर उसके जो परचेज कमेटी का हेड होता है वो अपनी परचेज कमेटी के साथ कंसल्ट करके विद रेफरेंस टू दी बिडर्स प्रोसेस वो फिर उसको इवेल्युएट करता है। अच्छा, इसके अलावा फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल पीपीआरए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो फेडरल लेवल पे इसको असिस्ट करती है, गवर्न करती है, ये अथॉरिटी जो फेडरली ऑपरेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर प्रोविंशियल है, पंजाब में है, सिंध की सिंध में है, उनके अपने नाम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के, तो उनके फिर अपने रूल्स हैं। इस तरह एजेके में अगर आप कोई बिड करते हैं तो वहाँ एजुकेशन सेस एक होता है कि वो 2% टैक्स और लगाते हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की सर्वाइवल के लिए या उसको फंड करने के लिए। आपने फर्ज करें 100 कंप्यूटर वहाँ सप्लाई किए हैं, तो जहाँ आप 4% इनकम टैक्स देंगे, आप 16% या 17% जनरल सेल्स टैक्स देंगे, वहाँ 2% आपने एजेके में ये वाला टैक्स देना है। इस तरह पंजाब में कोई और टैक्स है, सिंध में एक और नाम से टैक्स लिया जाता है, 1% या 2%, वो उसकी कोई और नाम होता है। तो आपको जो लोकल टैक्सेशन सिस्टम है वो भी फिर समझना पड़ेगा कि आपकी डिडक्शन क्या होगी। अच्छा, वो डिडक्शन जो है वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। आपने बिड में लिखा ही नहीं है कि ये प्राइस हमारी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस है या एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस है। हमारी जो कंसल्टिंग में सर्विसेज होती हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल आप वैसे 4% टैक्स देते हैं इनकम टैक्स, इसमें 10% होता है, बाज़ केसेस में 19% होता है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके बाज़ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बिड होती है, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन कंसल्टेंसी का होता है, कुछ पोर्शन जो है वो हार्डवेयर का या उसके अलाइड इक्विपमेंट का होता है। तो इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट्स में केबलिंग का एक प्रोजेक्ट होता है हार्डवेयर
केबलिंग जो होती है नेटवर्किंग की, टेलीफोन की, पावर की, और बाज़ केसेस में साथ में हार्डवेयर सप्लाई करना होता है, कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, उसके साथ कूलिंग फैंस होते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा बैटरीज होती हैं, यूपीएस होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, और डेटा सेंटर्स के लिए एयर कंडीशनर्स अलग होते हैं। तो उनकी जो टैक्सेशन है वो फर्क होती है। जो केबलिंग का काम है उसकी लेबर्स है, उसके टैक्स टैक्स कम होते हैं, उसके टैक्स फर्क होते हैं। तो आपने उन सारे टैक्सेस को अंडरस्टैंड करना है, और बेहतर ये होगा कि आप उसके एक पोर्शन वो बनाएं जिस पे 19% टैक्स है, दूसरी उनको लिख दें कि हम इसकी इनवाइस अलग करेंगे, इसकी इनवाइस अलग करेंगे, इसकी इनवाइस अलग करेंगे, क्योंकि तीनों पे टैक्स फर्क है, ताकि आपको वहाँ टैक्स डिडक्शन में कुछ जो फाइनेंशियल कंट्रोलर्स होते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं या अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट होते हैं, वो इस तरह की टैक्सेशन को एक ही इनवाइस में मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये आइटम नंबर 1 से लेकर 9 तक जो है ये 19% टैक्स के साथ है, इससे लेके आगे इतने जो है इसके ऊपर ये टैक्स लगता है, यूपीएस पे ये टैक्स लगता है, सोलर एनर्जी की जो चीजें हैं वो टैक्स फ्री हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो वो जो सोलर के पैनल लिए हुए हैं या उसके जो उन्होंने इन्वर्टर्स लिए हुए हैं वो फिर उसके अंदर मैनेज होते हैं। उसकी जो केबलिंग है उसकी लेबर पे अलग, उस पर जीएसटी नहीं होती, उस पर अलग वो चार्ज करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर सूबे की फर्क है। इस तरह यूएस में आप बिड करते हैं तो हर स्टेट जो है यूएस की, उसके टैक्सेशन सिस्टम भी फर्क है, उसके टैक्स भी फर्क है, और उसके प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी फर्क है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिंध के लिए वही चीज़ कर लें तो पंजाब के लिए भी वही चीज़ होगी। बाज़ केसेस में क्या होता है कि आप एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे बिडिंग करते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट जो है 18वीं तरमीम के बाद वो एजुकेशन सेक्टर जो है वो सिंध में करेंगे, कोई पंजाब में करेंगे, कोई एजीके में करेंगे। उस केस में फिर आपके जो बल्क डील होती है, लेकिन उसमें टैक्सेस आपके जो हैं वो उस बिलिंग के मुताबिक, उस सूबे के मुताबिक या उस स्टेट के मुताबिक होते हैं जिसमें आप ये बिड करते हैं। ये तो उसके जो मुख्तलिफ पोर्शन हो गए जिसमें आप आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिविल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्शन के या इंटीरियर डिज़ाइन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपने एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग पूरी को डिमोलिश नहीं करना, तोड़ना नहीं है, लेकिन उसी को रिस्ट्रक्चर करना है, रीमॉडल करना है। 30 साल पहले के दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं लोहे के, उसको उतार के आपने लकड़ी के दरवाजे लगाने हैं, फ्लश डोर्स लगाने हैं। उस सारी इंटीरियर्स की क्या टैक्सेशन होगी, उसके ऊपर क्या बिडिंग होगी, फिर ये प्रोजेक्ट 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा, 2 साल में फिर उसकी प्राइस रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होती रहती है, क्योंकि 2 साल के अंदर लेबर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, आपकी प्राइस की, ईंटों की प्राइस बढ़ जाती है, सीमेंट की प्राइस चेंज होती है। तो बाज़ जगह पे आप उसको लिख देते हैं कि अगर ईंटें आज हमने लिखी हैं 6,000 रुपये, 7,000 रुपये पर थाउजेंड, ये क्लास जो है, अगर इसकी प्राइस चेंज होगी तो जितनी प्राइस में वेरिएशन आएगी उसको हम मैनेज करेंगे। आपने देखा होगा ये जो कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे होते हैं, ये मेट्रो बन रही है, या तो ये बनती 36 करोड़ से शुरू होती है, उसके बाद ये 1 अरब पे चली जाती है, 1 अरब 26 करोड़ पे चली जाती है, और उसके बाद अगर वो 100 अरब से शुरू हुई है तो 2 अरब 200 अरब पे चली जाएगी, 150 अरब पे चली जाएगी। तो कुछ तो मैलिफाइड इंटेंशंस होती हैं उनकी, जान के ये करते हैं कि उसमें उन्होंने ज्यादा पैसे खाने होते हैं, माजरत के साथ। अच्छा नहीं लगता ये बातें करते हुए, लेकिन कुछ में वाकई ऐसी चीजें आती हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर की जो ऑरेंज ट्रेन थी उसको पता नहीं साल या 1.5 साल एम्बार्गो लगाए रखा था, उसको वीटो कर दिया था कि ये नहीं, रोक दें काम इसके ऊपर। उस दौरान में जो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ने जो अपनी मशीनरी वहां लगाई हुई थी वो रेंटल पे थी, पर डे रेंट पे थी, और बुलडोजर्स और ग्रेडर्स और बाकी चीजें बिस्मिल्लाह। तो वो आपको फिर उसमें मैनेज करना पड़ता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं पिछले 36-37 साल से इस आईसीटी की इंडस्ट्री में हूँ। तो हम जब किसी टेंडर को डिज़ाइन करते थे तो हमारी आदत थी कि हम उसको पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पी जाते थे, याद कर लेते थे पूरा। हमारी फिंगर टिप्स पे होता था कि पेमेंट्स कब होनी है, डिलीवरी क्या है, वारंटीज क्या है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स या एम्प्लॉयज कितने हैं, इसके लिए क्या स्पेशलिटी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जब हम बैठ के फिर वो टेबल पे टेंडर होता था, हम बात करते थे, तो हमें फिर फिंगर टिप्स पे पता होता था कि किस जगह पे हमारे पास इवन निगोशिएशन हम एट द टेबल कर सकते हैं कि जी हाँ, हम इसको प्राइस को 2% कम कर सकते हैं, इसमें कम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कर सकते हैं।
इसमें अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा। अब लैपटॉप फर्स्ट करें, उन्होंने 100 कहे थे, उसके बाद जब ऑर्डर करने लगे तो उन्होंने कहा जी 150 दे दें। अब जब हमने शुरू किया था तो डॉलर 100 रुपए का था, जब हमने क्लोज किया तो डॉलर 164 रुपए का है। तो हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको 100 लैपटॉप दे सकें। अब वो कह रहे हैं जी 160 लैपटॉप दे दें। तो ये सारी चीजें अगर आपने लिखी हुई हैं कि जी आज का जो हमारा डॉलर कन्वर्जन रेट है वो ये है, उसके मुताबिक हमारी ये प्राइस है, लेकिन जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस दिन जो डॉलर की वैल्यू होगी इस रेशो के मुताबिक प्रो रेटा बेस पे आप इसकी ये प्राइस रखेंगे। ये अगेन एक क्लॉज है इसकी। फिर उसके बाद बाज केसेस में आपकी जो फीस है वो कुछ प्रोडक्टिविटी के वेरिएबल्स के ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कंसल्टेंसी देता हूँ, इसकी वजह से आपके बिजनेस में 10% ग्रोथ होगी और उस 10% का 10% आप मुझे देंगे, ठीक है ना। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपकी परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस पे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी, उस प्रॉफिटेबिलिटी में से आपका मार्जिन है। इसमें आपको फिर बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि वो प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी इनहेंस नहीं हो रही गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियों की वजह से कि उन्होंने कुछ चीजें उसके अंदर मैनेज करनी थी, उन्होंने आपके लिए नहीं की। उन्होंने कुछ चीजें आपको एग्जीक्यूट करके देनी थी, वो नहीं हुई। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। पिफरा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, सीमेंस पाकिस्तान जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। 1 साल का प्रोजेक्ट था, 2 साल पे चला गया, 3 साल हो गए। उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के एंड पे थी, डेटा एंट्री गवर्नमेंट के एंड पे थी। तो फिर उसको बैठ के रीनेगोशिएट किया, देखा तो उसके फिर हमने रेंटल पे कंप्यूटर्स दिए उनको, उनकी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बाहर से बुला के उनको पैसे दिए। वो पैसे जो थे उसको प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह ब्लेंड करना था, मर्ज करना था, उसको मैनेज करके दिया। फिर उनको एक शिफ्ट की बजाय 3 शिफ्टें लगा के डेटा एंट्री, बोरियों की बोरियां, ट्रकों के ट्रक, वो हमने करवा के दिए। फिर उसके बाद आगे ये चीजें मैनेज हुई। तो जब आप इस एंगल से, इस कॉन्टेक्स्ट से चीजों को देखते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी काबिलियत, डिसीजन मेकिंग टू हैंडल द कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत मजबूत होती है और बड़ी एक्यूरेट होती है। फिर आप लॉसेस में काम नहीं करते, फिर आप अपनी कैलकुलेशंस में। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो अच्छी कंपनीज हैं वो कभी भी अनफेयर नेगोशिएशन में नहीं जाती। बहुत सारे लोगों ने नेगोशिएशन की, वो बुला लेते हैं कि जी आप अपनी प्राइस कम करें, तीनों जो विनर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको बुला लेते हैं कि जी आप अपनी प्राइस को रीटेंडर करें या री कैलकुलेट करके हमें फर्दर डिस्काउंट दें। अच्छा, बाज लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो साइन कर लेते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम आप 10% कर देते हैं, ले लेते हैं। लेकिन बाद में जब डिलीवरी का वक्त आता है तो 1 साल में या 2 साल में डॉलर की प्राइस चेंज हो रही होती है, फ्यूल की प्राइस चेंज हो रही होती है। सैलरीज जो हैं आप देखें कि हर साल कम से कम 10% सैलरी हर एम्प्लॉय की बढ़ती है। खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में तो ये बढ़ानी पड़ती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बाय एंड लार्ज एक 10% का एवरेज का रेशो चलता है पूरे एक साल में, पूरे टेन्योर में। आपकी सैलरीज बढ़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक हो रहे हैं, आगे 2 साल के बाद आपकी फीस वैल्यू कम हो रही है, जो कंसल्टिंग की आपकी फीस है, तो फिर आप उसमें मार खा जाएंगे। तो आपको अपनी फी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी पर आवर कैलकुलेशन, अपने स्टाफ की पर आवर कैलकुलेशन, पर डे कैलकुलेशन, पर मंथ कैलकुलेशन, और यूरोप वगैरह में तो पर एनम भी वो देखते हैं कि साल में इतने डॉलर सालाना आपकी सैलरी है। उस सैलरीज को फिर आप प्रो रेटा बेस पे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर फिर आप अपनी फी स्ट्रक्चर को करते हैं, फिर टाइम को करते हैं, फिर आप अपनी एफर्ट्स को करते हैं, फिर कितनी आपकी ट्रैवलिंग उसके अंदर होती है, कितनी बोर्डिंग लॉजिंग आपके अंदर होती है, कितने आपने काम उसमें से आउटसोर्स करके उनसे आपने रिजल्ट लेने हैं, कितने आपने इंटर्न साथ में रखने हैं जिनको आपने काम सिखाना है। अगर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है तो आपने एसीसीए, सीए, सीमा, आईसीएमए, इनके जो लोग होते हैं उनको आप साथ में रखते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपका वो लेबोरियस वर्क जो है वो कर देते हैं, तो दोनों का काम हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में आप अच्छे इंटर्न्स हायर करके, जैसे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पिछले समर में हमने शिफा फाउंडेशन के साथ एक हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट किया था। तो एक बच्ची ने हमें ज्वाइन किया था, लम्स की थी वो, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया हमें। वो हमारे 2 महीने की जो सारी एफर्ट्स थी वो डेढ़ डेढ़ महीने में हमने अचीव की, और हमारी जितनी पूरे पाकिस्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उनके साथ हमने वो 900 ऑर्गेनाइजेशन का एक बंच था, उनके डेटा, उनकी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी थी, लेके आनी थी, उनकी इवेल्युएशन करनी थी। तो उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से फिर मैनेज किया। तो इन दैट कैपेसिटी
आप ये भी कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स। आप अपनी बुक में जो फी का चैप्टर है इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात इसमें चेंजेस आती हैं, प्रोजेक्ट का जो हेड होता है वो चेंज हो जाता है कस्टमर एंड पे, आपके कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, या आपके कुछ लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अब्रॉड, या कोई पढ़ने के लिए चला जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो आपने फिर उसका बैकअप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो आपने तैयार रखना होता है। आपके पहले से प्रोजेक्ट में फोरकास्टेड होने चाहिए कि ये मेरे 10 लोग अगर काम करेंगे तो 10 का मेरे पास अल्टरनेट क्या है। आपने अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे अपने पास साथ रखना है, खुश रखना है, उनकी लाइवलीहुड का ख्याल रखना है, उनके कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखना है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, मेसिंग का, खाने का, उनकी रिहाइश का, कस्टमर साइट पे अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने मैनेज करके देना है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू एग्जीक्यूट योर कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप इन सब चीज़ों के साथ अपनी फ़ी कैलकुलेशन करेंगे, तो वो बिल्कुल फ़र्क होगी जो आज के हमारे सेशन से पहले आपके ज़हनों में थी या आपने अज़्यूम किया हुआ था, इवन आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, ठीक है ना? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि वो गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं। लो एंड पे जाके बड़ी मिनिमम प्राइस पे बिड कर देते हैं। उनको जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है बाय वर्च्यू ऑफ लो प्राइस, तो बाद में जब वो एग्जीक्यूशन करने लगते हैं तो वो देखते हैं यार कि 1 साल तक हम इसमें खज्जल ख्वार होंगे लेकिन हमें इसमें बचेगा कुछ नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर वो या वादा खिलाफी करते हैं या फिर वो अपना लॉस करते हैं। दोनों सूरतों में कुटते रहते हैं। तो वादा खिलाफी से भी नुकसान होता है, और हम तो अक्सर एक चीज़ ये देखते हैं कि घोड़ा अगर खाएगा नहीं तो भागेगा कैसे? तो हम अक्सर मौकों पे अगर हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम उस प्रोजेक्ट को रिफ्यूज़ कर देते हैं। सॉरी जनाब, हमने जो बिड किया था ये हमारी बेस्ट कैलकुलेशन थी, इससे कम प्राइस पे हम ये काम नहीं कर सकते, तो हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। रिफ्यूज़ करके अपनी इज़्ज़त अपने पास रखना, उससे बेहतर है कि आप वो काम करें और ना मैनेज कर सकें, फिर या आप अपना लॉस करेंगे, तब भी आपने कुछ नहीं कमाया, और अगर आपने प्रोजेक्ट का लॉस किया, तब भी आपने अपनी रेपुटेशन खराब की। तो इन सब चीज़ों से भी आपके मसाइल होते हैं। तो आपको बहुत कैंडिडली अपनी फ़ी कैलकुलेशन या प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन या बिड की कैलकुलेशन किसी भी एंगल से, आप में से सब लोग किसी डिफरेंट केडर से हैं, आपने उसका ख्याल रखना है। जो हमारी डॉक्टर साहिबान बैठी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं आईसीटी आर&डी फंड के, एचईसी के, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट बिड करना होता है, तो उस प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन भी आप बाय एंड लार्ज इसी फार्मूले से करते हैं, और फिर आपने इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। हमारा 1 घंटा हो गया है डिस्कशन का। आपने आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा है। मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर पे ले जाता हूँ, और अब हम अपना मेरा जो सबसे फेवरेट सेशन है वो क्वेश्चन आंसर होता है, उस पे ले जाता हूँ, ताकि आपके अगर कोई कैंडिडेट किस्म के क्वेश्चंस हैं तो उसको शेयर कर लें। और यहाँ पे मैं आज का सेशन जो है उसको ब्रेक करता हूँ। डॉक्टर भगवान दास साहब, आपने आईएसओ के बारे में पूछा था, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक रिगार्डिंग आईएसओ सर्टिफिकेशन है कि अगर एजुकेशन की फील्ड में हम जो है वो कंसल्टेंसी एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर कौन सी आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है वो हमें करनी चाहिए, ताकि हम जो है वो उसकी और ज़्यादा नो हाउ जान सकें। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, सर ऐसी कोई चेकलिस्ट है जिससे हम जो है वो ये डिफाइन कर सकें कि जब हमें कॉस्ट बिड करनी है या जब हमें अपना प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी का मार्जिन हमें देखना है तो वो चीजें हम चेकलिस्ट करें? ऐसा कोई चेकलिस्ट या प्रॉपर या ऐसा कोई सॉल्यूशन है सर? जी बिल्कुल। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ कि हमारी जो बुक है, इसके जो चैप्टर 13 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर एक पूरा चैप्टर जो है वो इसी का है, चेकलिस्ट। हर चैप्टर के बाद एक चेकलिस्ट बनी हुई है। आप इसको जब देखेंगे और इसको फिलअप करेंगे, इसको आप असाइनमेंट बनाएंगे, तो आपको इसमें नजर आएगा कि ये चेकलिस्ट मुख्तलिफ चीज़ों की, हर चैप्टर के बाद एक चेकलिस्ट इस किताब में दी हुई है। आप उसके मुताबिक अपने आप को देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। दूसरा, अभी जितनी चीजें मैंने मेंशन की हैं आपको, ऑल दीज आर चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट जो है वो हर कस्टमर के लिए फर्क होती है, हर क्लाइंट के लिए फर्क होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्क होती है, हर मुल्क के लिए फर्क होती है। तो हर दफा आपको एक नई चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, और चेकलिस्ट एक बड़ा अच्छा बेंचमार्क होता है कि आप उसमें से अपने आप को गुजार लेते हैं, आपके लिए उसकी इवेल्युएशन आसान हो जाती है। और दूसरे नंबर पे आपका जो पहला सवाल था कि आपको कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए,
तो सर्टिफिकेशंस कुछ तो ऐसी होती हैं जो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में होती हैं। जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी कंपनी के लिए होती है। सीएमएमआई जो है ये कंपनी की आईएसओ से ऊपर का जो वर्जन है। मैं आपको उसको इस तरह बता दूं कि देयर आर 5 लेवल्स सर्टिफिकेशन के। आईएसओ लेवल 2 पे होता है, यानी 1 और 2 जो है, सीएमएमआई के 5 लेवल होते हैं। अगर आपने आईएसओ सर्टिफिकेशन की हुई है तो वो आप लेवल 2 पे खड़े हैं। जब आप सीएमएमआई के लिए कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल की सर्टिफिकेशन पे जाएंगे, तो फिर आपको 2 से ऊपर थर्ड क्लास 3 के लिए फिर आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आप लेवल 4 पे जाएंगे, फिर आप लेवल 5 पे जाएंगे। पाकिस्तान में 3-4 कंपनीज हैं जो इस वक्त सीएमएमआई लेवल 5 पे, सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं। इसी तरह फिर एचएससी के स्टैंडर्ड्स हैं बहुत सारे, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं बहुत सारे, फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं, फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, फिर क्वालिटी के बहुत सारे, हेल्थ केयर की क्वालिटी के स्टैंडर्ड अलग हैं। हेल्थ केयर में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो HL7 उसका स्टैंडर्ड है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। इसी तरह फिर आप और मुख्तलिफ एरियाज में जिस लेवल की कैटेगराइजेशन में जाएंगे, जिस बिजनेस में आप जाएंगे, उस बिजनेस की फिर स्टैंडर्डाइजेशन है। इस तरह इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब आप काम करते हैं तो एचआर के लोगों की अलग सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफाइड एचआर प्रोफेशनल। ग्लोबल 2 या 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं बाय एंड लार्ज। एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है, एक जर्मन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड। बाज़ जगह पे ये स्टैंडर्ड आपस में वेरी करते हैं, बाज़ जगह पे ये एक जैसे होते हैं। एशियन के बाज़ औक़ात फ़र्क होते हैं, बाज़ औक़ात वो यूरोपियन के फ़र्क होते हैं। दोनों स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कुछ ना कुछ चीज़ों में फ़र्क है। जैसे ड्राइविंग में आप देखते हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव है। वोल्टेज में आप देखते हैं कि 110 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। बज़ाहिर तो अजीब सी चीज़ लगती है कि यार इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो हर एक ने अपने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। जर्मनी में स्विच आप नीचे की तरफ करते हैं तो ऑफ होता है, ऊपर की तरफ करते हैं तो ऑन होता है। पाकिस्तान में हम नीचे की तरफ स्विच करते हैं तो ऑन होता है, इस अदर वे अराउंड। सो जिस मुल्क में भी आप जाएंगे, जिस मुल्क के लिए आप कोई काम करेंगे, तो उस मुल्क के कल्चर को, उसके जो SOPs हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको स्टैंडर्ड्स लेने पड़ेंगे। डेंटिस्ट्री के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, आई के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, न्यूरो के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, साइकोलॉजी के अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे उसके स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने। जी उस्मान, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका आज का सेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छा और प्रोडक्टिव चल रहा है। बेसिकली मेरे जो है सर 3 क्वेश्चंस हैं जो आज के सेशन से रिलेटेड हैं, और एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चंस क्या स्टेप बाय स्टेप कर दूं या फिर जो है जी कीजिए। सबसे जो एक सिंपल मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एक बेसिकली डॉलर कन्वर्जन रेट के इफेक्ट की बात की थी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको पर्सनली हम लोगों ने भी सफ़र किया कि हम लोगों ने जो है ना कुछ टेंडर्स पे बिड किया हुआ था, और जो है वो बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके मंगवानी थी। हमने उस पर बिड कर दिया, और स्पेशली हमने पेपरा के उसके थ्रू किया, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बॉडीज़ को हमने वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करी थी। अब US डॉलर्स का जो रेट अफेक्ट हुआ, उसकी वजह से हमारा जो है ना वो प्रोडक्ट वायबल नहीं रहा, या फिर हम लोगों को वो लॉस के ऊपर डिलीवर करना पड़ा। जब हम लोगों ने उनसे बात की गवर्नमेंट बॉडी के साथ कि आप लोग जो है मतलब हमारा क्योंकि अफेक्ट हुआ है, तो आप इसकी जो है ना हमारे वो उसकी कोई प्राइस आप इसकी बढ़ाएं या फिर वो चीज़ करें, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया। और उसका उन्होंने हमें क्या आगे से एक और चीज़ वो उनके हाथ में जो सबसे बड़ी पावर है कि अगर आप लोग हमें नहीं डिलीवर करेंगे तो विल ब्लैकलिस्ट यू। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की उसमें जहाँ पे ये सिचुएशन होती है, आप उसमें किस तरह से आपने उसको हैंडल किया या जा सकता है, या फिर हमें तो वो लॉस पे उसको वो करना पड़ा? तो इस क्वेश्चन में मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। मैंने 3-4 दफ़ा एक मेथोडोलॉजी शेयर की है कि जो आपकी SOPs हैं या टर्म्स एंड कंडीशन जिसे हम कहते हैं ना बिडिंग की, उसको आपने बड़े गौर से पढ़ना है। अगर उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप पाक रुपीज में ही सिर्फ बिड करेंगे, तो फिर आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप पाक रुपीज में बिड करके और उसके जो लॉसेज हैं उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। कितने मार्जिन के साथ आप बिड करेंगे, नंबर 1। अगर आपने उसमें लिखा है कि हम US डॉलर के साथ कन्वर्ट करेंगे, उन्होंने लिखा है कि हम सिर्फ पाक रुपीज में देंगे, तो आप फिर अपनी बिड पे स्टैंड करेंगे एट द टाइम ऑफ अप्रूवल। अगर आप टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं, हर चीज में क्वालिफाई कर जाते हैं, और साथ में वो
कहते हैं कि जनाब ये क्लॉज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप पाक रुपीज में लिखें, तो फिर आप वहाँ पे स्टैंड लेंगे, आप उनसे कहेंगे कि अगर आप हमारी लिखी हुई ये क्लॉज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आपको ये हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपने रिफ्यूज करना है फिर वहाँ पे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना है, या फिर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप जैसे जैसे ये तो बहुत बड़ा जंप आया ना, 102-3 रुपए से लेके 164 पे चला गया एकदम 2-3 दिन के अंदर ही, तो ये जंप तो एबनॉर्मल था। लेकिन हमने देखा है कि 2-4-5% जो है ना पाक रुपीज के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, वो हमने अपने 15% के मार्जिन के अंदर एब्जॉर्ब की हुई होती है। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पाक रुपीज में लेती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होती अपने बजट में, क्योंकि हर चीज पहले बजट होती है, फिर प्रपोजल होती है, फिर खरीदी जाती है, फिर डिलीवरी होती है, फिर स्टोर में आती है, फिर उसकी पेमेंट होती है। तो 7 स्टेजेस पे अगर आपकी प्राइस वेरिएशन आ गई है तो गवर्नमेंट अपने लॉसेस बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम को बड़े एक कैलकुलेटेड तरीके से चलाना होता है। हाँ, आप जो यूरोपियन यूनियन के हमारे कस्टमर हैं यहाँ एम्बेसी में, या अमेरिकन एम्बेसी है, या यूएनडीपी के जो मिशन हैं, इनके साथ आप डॉलर्स में लिख सकते हैं, और टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके साथ भी आप डॉलर, अगेन मैं सेग्रीगेट नहीं कर रहा, आपने लिखा है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इट्स ओके, उन्होंने आपने लिखा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने भी एक्सेप्ट नहीं किया, खलास। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम पाक रुपीज में दे देंगे तो फिर यू हैव टू पे, वो आपको देना। नेक्स्ट सर, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे वो एक उनका है ना कि ब्लैक लिस्ट करने की वो जो इनकी एक बहुत बड़ी एक डरावा है या फिर जो डर है, जिसकी वजह से जितनी भी मतलब स्पेशली ट्रेडिंग बॉडीज या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिजनेस में होते हैं वो तो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के से ब्लैक लिस्ट होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर उसमें फिर यही होता है कि जितनी हमारी मार्केट वॉलेटाइल हुई हुई है, इवन अगर आप 150 के लेट से अगर आप यूएस डॉलर्स का भी रेट रखते हो और अगले दिन वो जो है ना वो 170 पे पहुंचा हुआ होता है, तो आपको तो उस चीज को वो कंप्लाई करना है। और अगर आपने कंपटीशन में रहना है, इफ यू वांट टू विन द बिड, तो आपको बहुत लो मार्जिन के ऊपर जो है वो गेम खेलनी पड़ती है। तो ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ये सर्विसेज में नहीं हो सकता है। जहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है वहाँ पे आप अपनी मर्जी के मार्जिन रख के आप अपनी वो कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लैपटॉप, सप्लाई में एक लैपटॉप की दे रहा हूँ, वो आपको 1 लाख का ही देना है, क्योंकि अगर मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो 80,000 है और आप उसको 1 लाख का 20,000 पे आप मार्जिन रख के आप उसको कर रहे हो, तो आपको उसी में ही वो 1 लाख में ही रखना है। और हो सकता है 1 लाख के अंदर भी आपके साथ जो है ना वो 10 कंपेटिटर आ जाते हैं। जहाँ पे इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें फिर आप किस तरह से उस चीज को मैनेज करते हैं, जहाँ पे आपने बिड भी करना है, आपने एक विन भी करना है, और फिर आप किसी तरह से नेगोशिएट करने की भी पोजीशन में कोशिश करते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट इदारों के साथ प्रोक्योर कर मैं तीसरी दफा वही बात कर रहा हूँ कि आप एक अथॉरिटी रखते हैं, आपकी कंपनी, या आप अगर सीईओ हैं कंपनी के, या आपका जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, या डायरेक्टर मार्केटिंग है, डायरेक्टर सेल है, आपकी अपनी एक अथॉरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज आप लिख के दे रहे हैं ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लॉज लिखी हुई है कि जी हम डॉलर में बिड करेंगे या हम पाक रुपीज में बिड करेंगे। जब आप पाक रुपीज में बिड कर रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप उनको ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि आपने डॉलर की प्राइस कोई भी हो जाए, आपने उनको डिलीवर करना है इसका, ठीक है ना। तो फिर अगर आप डिलीवर नहीं करते तो उनका प्रोजेक्ट 6-6 महीने का चल रहा होता है ना, प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं। मैं एटॉमिक एनर्जी के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमें ये चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है बाद में, ठीक है ना। तो वो फिर आप पहले से उतने मार्जिन रखे हुए होते हैं आपने, तब आप उसको करते हैं, या फिर आप लॉस बर्दाश्त करें, या फिर आप ब्लैक लिस्ट हो जाए। देखिए ना, आप उसकी जगह पे चले जाए, आप परचेजर हैं और आपने अपने प्रोजेक्ट को, फर्ज करें केआरएल का प्रोजेक्ट है, या एटॉमिक एनर्जी कमीशन का प्रोजेक्ट है, या ये नेस्कॉम के प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, टाइम डिफाइंड होते हैं, मिसाइल फायर करना होता है 6 महीने के बाद, और उसके लिए आपको गैजेट्स चाहिए, और आप अगर वो नहीं दे रहे उनको, इसलिए उन्होंने ये चीजें रखी होती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाकई डॉलर में आती हैं, उनके साथ वो डॉलर प्राइस में होते हैं, उसकी एक सेक्शन अलग है अगर आप उसमें रहते हैं। तो इसमें सिंपल 2 चीजें हैं, अगर आपने लिख के दिया हुआ है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट ना करें डॉलर्स के अलावा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट्स सिंपल रूल ऑफ थंब के देन यू हैव टू डिलीवर इट, और यू हैव टू गेट योरसेल्फ ब्लैकलिस्टेड, पीरियड। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब बहस करने का उनके साथ कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपने लिख के दे दिया, उन्होंने भी लिख के दे दिया, आपने उसके मुताबिक चलना है।
मैं समझ गया। सेकंड सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेंसी में काम करता हूँ, अकाउंट्स की। बेसिकली मेरा काम तो अकाउंट्स और टैक्सेशन के उसमें होता है, लेकिन वो आईटी रिलेटेड कंपनी है और उनके सेल्स के लोगों के साथ, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर सेल्स में है, तो उनके सेल्स के लोगों के साथ अक्सर मेरी जो है वो बात होती रहती है और थोड़ी गपशप होती रहती है। तो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सेल्स की उसमें कि उनके बॉसेस की तरफ से लेट्स से उन्होंने मार्जिन रखा होता है, वो 20% का एक मार्जिन उन्होंने रखा हुआ है, उस कंपनी ने रूल रखा हुआ है कि उन्होंने 20% मार्जिन से वो नीचे बिलो बिड नहीं करना। अब वो चीज जब वो उसके ऊपर बिड करते हैं तो वो सेल्स के उनके टारगेट अचीव नहीं हो पाते। अब ये थोड़ा सा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इस चीज को कैसे, आपको क्या लगता है कि मतलब इसको क्या नेगोशिएशन वाला जो हमारा टॉपिक है हम उसके अंदर करेंगे? क्योंकि एक तो नेगोशिएशन होती है जो कि क्लाइंट के साथ होती है, एक होती है जो नेगोशिएशन आपको अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के साथ भी करनी पड़ती है टू गेट द प्रोजेक्ट्स डन। तो उस चीज को क्या अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, या फिर आप जैसे कह रहे थे कि आपने एक नेगोशिएशन की एक अलग क्लास लेनी है तो उसमें फिर जी, इसको उसमें पेंडिंग कर दें क्योंकि लंबा टॉपिक है, वो मजा नहीं आएगा अभी। नेक्स्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक अभी बात की थी सर्विस, जब आप एसएलए कर रहे थे या फिर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, उसके अंदर आपने कॉस्टिंग की बात की थी। आपने एक बात की कि आप एक जज करते हैं कि आपकी जो कॉस्ट है वो पर डे आपकी 10,000 है, आपके कोई मैनेजर है उसकी कोई पर डे कॉस्ट 5,000 होगी, और आप इस चीज़ को क्वान्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपने क्वालिटी प्रोडक्ट आपने प्रोवाइड करने थे, जैसे आपने सर्विसेज देनी होती हैं, आपने उसको कॉस्ट के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना है। तो जब उसमें पैरेलल प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, लेट्स से आप डिफाइन कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपके जो है ना वो 5 या 6 घंटे लगेंगे और आप 6 घंटों की कॉस्ट उसमें मेंशन कर देते हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर आपका कोई पैरेलल प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप उसमें क्या उस चीज़ को कैसे उसकी कॉस्ट को दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे जहाँ पे वो टाइम बाउंड है? तो क्या आप उसमें क्या करते हैं कि आप क्या कोई नए पर्सन हायर करते हैं, और अगर वो नए पर्सन हायर करते हैं तो क्या उसकी वजह से क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है या आउटकम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो इस चीज को थोड़ा सा अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि जब आपने पैरेलल प्रोजेक्ट में काम किया जी है। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम एट द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट नहीं करते। अगर मैंने कमिट किया हुआ है कि मैंने अगले 6 महीने जो हैं वो वोल्टा बैटरी को देने हैं, या अगले 6 महीने पूरे के पूरे मैंने 24 आवर मैंने हमारे ये कॉरपोरेशन के साथ काम करना है, तो फिर मैं कोई और प्रोजेक्ट नहीं लेता। मेरी डेडिकेशन का या मेरी क्वालिटी का जो तकाजा है वो ये है। लेकिन अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि पर डे, जैसे आज मैं आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने जो उसकी कैलकुलेशन की हुई है वो 1 घंटा पर डे उस कंपनी के लिए की हुई, ठीक है ना। तो मैं हर रोज 1 घंटा उस कंपनी को देता हूँ। अब फर्ज करें उस कंपनी का एक टास्क आ जाता है जो अर्जेंट है, और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है, वो कंपनी मुझे कहती है जी आप 5 घंटे अगले 3 दिन मुझे दे दें। तो वो 5 घंटे मैं इसलिए निकाल सकता हूँ कि मैं जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई 6 महीने का है, कोई 3 महीने का है, कोई 2 महीने का है, कोई 1 महीने का है, उसमें मैं 2 दिन या 3 दिन निकाल के इस तरफ ला सकता हूँ। तो ये तो आपकी एडजस्टमेंट है। बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको गाइड करवाता है कि आपने किस तरह ये काम करना है। ये लास्ट बात सर रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। जो मैं जैसे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैंने उस पर 1 घंटा रोज का फिक्स किया हुआ है एट द टाइम ऑफ बिडिंग अपनी कैलकुलेशन के लिए, और एक दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, तो मेरे पास 6 घंटे अभी बाकी हैं, तो मैं उसमें एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने 8 घंटे का 6 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट बुक कर लिया कि 6 महीने मेरे 8 घंटे उसके ऊपर लगेंगे, मैं उससे ज्यादा काम नहीं ले सकता, फिर मैं वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो फिर मैं उस लेवल का एक बंदा लेके आऊंगा जिसको मैं उतना काम डेलीगेट करूंगा जितना वो कर सकता है, बाकी को मैं खुद मॉनिटर करूंगा। और मैं इन दोनों प्रोजेक्ट के दरमियान में, कल हमारा टॉपिक ये था कि दोनों प्रोजेक्ट के दरमियान में आपने टॉगल कैसे करना है। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ। सर एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं जो कि एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरा उसमें हुआ जी। उसमें सर प्रोजेक्ट में ये हुआ कि मैं बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था और उनका उन्होंने एक प्रोजेक्ट विन किया फ्रॉम अनदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक प्रोटोटाइप उनको बना के देना है जो स्पेसिफिकली डिफरेंट ये जो हमारी होती हैं बूस्टर साइट्स नहीं होती हैं जो टेलको की जो टावर्स वगैरह लगे होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग सिस्टम बेसिकली था। तो
उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने उसको कॉस्ट को एलोकेट किया और सारी उन्होंने अपनी कॉस्टिंग की, तो उन्होंने उनको ये लगा कि ये 6 मंथ्स के अंदर जो है ना हम ये प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्कोप आइडेंटिफाई कर दिया और इसके अंदर उन्होंने एक क्वालिटी का एक वो आइडेंटिफाई कर दिया कि हम आपको ये चीज़ इतनी कॉस्ट में इतने टाइम में हम आपको बना के दे देते हैं। ठीक है। लेकिन उसके अंदर वो उनसे क्या मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक ये हुई कि जो उनका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था या जो उनका कस्टमर था, वो बीच में उसको एक माइलस्टोन अचीव हुआ, उन्होंने वो उसकी जाके वो दिखाई, उसने एक चीज कह दी कि अच्छा आप इसके अंदर ये चीज भी ऐड कर दें, अच्छा आप इसके अंदर ये चीज भी ऐड कर दें। वो क्या करते रहे कि वो स्कोप जो क्वालिटी का या फिर जो आउटकम जो था, वो स्कोप तो बढ़ता गया लेकिन वो कॉस्ट नहीं बढ़ी, ना ही उसकी वो बढ़ाई, क्योंकि इनको भी पैसों की जरूरत थी। और वो क्या हुआ कि वो जो 6 महीने का जो प्रोजेक्ट था वो 1.5 साल पे चला गया, और 1.5 साल के ऊपर जब वो प्रोजेक्ट चला गया तो फिर उनका आपस में जो है ना वो क्लैश स्टार्ट हुआ कि भी आपने जो है ना 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट आपने करना था। तो फिर इन लोगों का स्टैंड ये था कि भी आप लोगों ने ओरिजिनल एसओपीज, वो जो ओरिजिनल स्कोप था वो आपने ये डिफाइन किया हुआ था, तो आपने जो है वो आपने बहुत सारी और चीजें ऐड की हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि आपने जब ये बताया कि आपने कॉस्ट को कंसिडर करना है, तो मेरा ये ख्याल है कि बिड करते वक्त आपको स्कोप को भी क्लोज करना है कि ये 6 मंथ्स के अंदर मैं आपको ये काम करके दूंगा, और इन द मीन टाइम बीच में मैं आपको कोई भी काम करके नहीं दूंगा, कोई और एडिशंस नहीं करूंगा इसमें। ये अक्सर होता है, खास तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में, इवन हर किसी के प्रोजेक्ट में। आपने जो स्कोप ऑफ वर्क है ना, उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखना है, नंबर 1। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जो है ना, उसको हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी काम करो लिख के करो, ठीक है ना। उसको कहते हैं मुआहदा, और मुआहदे को अरबी में कहते हैं अक़द। अक़द करने का हुक्म दिया है कि आप जो भी काम करें लिख के करें। अच्छा, लिख के करने का फायदा ये होता है कि आपने लिखा होता है कि जी ये काम हमने यहाँ तक करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ कि जी मैं पिंडी इस्लामाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं 37, उनका प्रोजेक्ट आपको करके दूंगा। अब अगर आप मुझे कल कहते हैं कि जी वाक एंड की एक यूनिवर्सिटी है वो कर दें, या केपीके की एक यूनिवर्सिटी कर दें, या पंजाब की एक यूनिवर्सिटी कर दें, तो आई एम सॉरी, वो तो उसमें नहीं आती। तो मैं स्टैंड लूंगा उसके ऊपर, मैं उनसे कहूंगा जनाब इसके लिए आपको अलग प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, अलग कॉस्ट करनी पड़ेगी, और ये कॉस्ट इस रेशो से होगी। वो आप पहले भी उनको लिख के दे सकते हैं एट दैट टाइम कि अगर आप इसके अलावा कोई काम देंगे तो पर यूनिवर्सिटी हम ये चार्ज करेंगे, पर सिटी ये चार्ज करेंगे, या आप उसको एडिशनली लिख के देंगे कि हमें ये एडिशनल काम है, ये हमारे पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है, हमारे उस बीओक्यू में शामिल नहीं है। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ सऊदी पार्क टावर के सामने एक दीवान ग्रुप का एक हेडक्वार्टर था, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, बंगले में बनाई हुई थी उन्होंने। उसमें उन्होंने एक लिफ्ट लगानी थी 4 फ्लोर की। मेरे एक दोस्त हैं, हमारे पड़ोस में एक दफ्तर था, वो लिफ्टों का काम करते थे, प्रेसिडेंट हाउस की लिफ्ट और इधर उधर की उन्होंने सारी लगाई। उन्होंने जनाब वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अच्छा, जनरल मैनेजर साहब जो है ना, उन्होंने कहा जी कि सेठ साहब ये कहते हैं कि जी ये किचन के लिए भी ना, हमारा जो किचन है उसके 4 फ्लोर को सर्व करने के लिए किचन की एक लिफ्ट होती है, जिसमें आप वो ट्रे रख देते हैं और ट्रे ऊपर चली जाती है, उस फ्लोर पे जो की बॉय होता है वो उसको पिक कर लेता है। अच्छा, उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन कोई 8 लाख रुपए थी। उन्होंने कहा जी ये भी आप लगा दें। अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है, हाँ जी वो प्रोसेस हो रहा है, उसका परचेज ऑर्डर बन रहा है, वो बन जाएगा तो आपको दे देंगे, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इस दौरान क्या हुआ, वही बात जो आप बता रहे थे कि उन दोनों का फटा हुआ, सेठ का और उस जनरल मैनेजर का। जनरल मैनेजर फारिग हो गया। अब इन्होंने वहां लिफ्ट लगा दी हुई थी और वो सारा कुछ हो गया था, अभी चालू करनी थी। तो सेठ साहब को पता चला कि ये लिफ्ट भी उसने ऑर्डर की हुई है और सारा कुछ किया हुआ है। तो हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में एक फिजिकल चीज लग रही है तो वो किसी की रजामंदी से लग रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अगर आप खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। वो मेरे पास आया कि ताहिर साहब मुझे बताइए मैं आप क्या करूं। वो सेठ साहब मुझे कहते हैं जी आपको किसने कहा था ये लिफ्ट लगाने को? आपके पास कोई प्रूफ है, कोई वर्क ऑर्डर है, कोई परचेज ऑर्डर है, कोई कोटेशन हमने आपसे ली थी, ये प्राइस किसने एग्री की थी? 4 लाख की चीज आप हमें 8 लाख में दे रहे हैं, जैसे सेठों की आदत होती है। उनके वो 4 लाख भी गए और उनके वो 8 लाख भी गए, और लिफ्ट भी गई। अब वो लिफ्ट वहां लगा दी थी, उसको तोड़ के तो नहीं ला सकते थे वापस। तो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप बाय द बुक चलें। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का इसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर को गौर से पढ़ें। एक एक क्लॉज जो आप उसमें लिखते हैं उस पर स्टैंड लें, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें आप। वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दें, पैसे भी छोड़ दें, और ताल्लुकात भी खत्म हो जाएं आपके, और चारों नुकसान करके फिर भी आपने रोड पे खड़े होना है। तो उससे बेहतर है कि आप पहले इनकार कर दें कि सॉरी जनाब, किचन की लिफ्ट नहीं लग सकती जब तक इसकी अप्रूवल नहीं।
जब तक इसकी एडवांस, ठीक है ना। मैं तो इस फील्ड में काम करता हूँ, शुरू में हमने भी 1-2 गलतियां की इस तरह की 1988 में, 89 में, लेकिन उसके बाद फिर हमने सीख लिया और हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि हमने सीख लिया कि नहीं ये नहीं होगा, और हमने स्टैंड लिया जब तक ये नहीं करेंगे हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट नहीं है ना, आप जाती ना करें हमारे साथ, ये हमारे एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, ये एडिशनल टास्क है, ये हम जरूर आपको करके देंगे। हमने यूफोन को 135 लैपटॉप दिए और उसके साथ उन्होंने जब लैपटॉप दे दिए, डिलीवर हो गए, सारा कुछ हो गया, उसकी पेमेंट प्रोसेस में थी, उन्होंने कहा जी आप हमारे एग्जेक्टिव्स के लिए ना एक एक्स्ट्रा बैटरी और एक एक्स्ट्रा चार्जर भी दे दें, ताकि दफ्तर में जो चार्जर लगा हुआ होता है वो लगा रहे, और बैटरी जो है वो ट्रैवलिंग होती है उनकी अक्सर, तो एक एक्स्ट्रा बैटरी उनके लैपटॉप के बैग में रखी हो और वो कर लें। अब वो अच्छा खासा कुछ 40-50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। अगेन हमने वो अलग से रखा, हमने कहा जी इसकी आप अलग पेमेंट कीजिए, उसका परचेज ऑर्डर रेज कीजिए, वो परचेज ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद हम आपको देंगे, फिर ये सारा कुछ होगा। तो यू हैव टू टेक स्टैंड ऑन प्रोफेशनलिज्म। वो उस सूरत में होगा जब आप आईएसओ स्टैंडर्ड्स, जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करता है, आईएसओ के बारे में कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, जो आपने लिखना है वही आपने करना है, जो आपने करना है वही आपने लिखना है, और इन दोनों के दरमियान में आपने लिखना है और करना है, करना है और लिखना है। ये जब आपको गर्दान समझ में आ जाएगी तो आप आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी बन जाएंगे, आपने इससे हटना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर हमारे एक वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी थोड़ी सी पाई जाती है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट की जो परसेप्शन है, इस चीज को तोड़ना। और जैसे आपने बताया कि ये आपको खुद भी जब आपने काम किया स्टार्ट में तो ये गलतियां आप लोगों ने भी की, और ये आहिस्ते आहिस्ते सीखता है, लेकिन ये मतलब हमारे यहाँ कस्टमर एक उसकी परसेप्शन होती है कि यार मैं तो बस जो कह दूंगा, या सेठ की परसेप्शन होती है मैं तो जो कह रहा हूँ बस ये काम होना चाहिए, और ये चीज होती है। लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि आपको किसी ना किसी पॉइंट पे स्टैंड लेना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं फिर वही बात करूंगा कि आपकी फर्म जो है वो अगर एक कॉर्पोरेट कल्चर की कंपनी है या सिंपल एक दुकान कंपनी है, दोनों में सिर्फ यही फर्क है, प्रोसेसेस का, प्रोसीजर्स का, सिस्टम्स का। बिजनेस जज्बात से नहीं होते, कॉरपोरेशंस या कंपनीज जज्बात से नहीं चलती, सिस्टम से चलती हैं। इमोशन जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेफ्टी और योर बिजनेस सेफ्टी और योर लॉसेस, ऐसा नहीं होता। तो आपने अपने अपने लॉसेस को खुद सेफ गार्ड करना है, और वो लिख के करना है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो आपकी कोई प्रमोशन है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपकी कंसल्टेंसी है, एवरीथिंग मस्ट बी रिटन, और लिख के करें हर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के लिखें। जब आप उस सुन्नत समझ के लिखेंगे तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट चैंपियन। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कंसल्टेंसी इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट में हम इंडिविजुअल बिडिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों चीजें होती हैं। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो पर्सनल लेवल पे होते हैं, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कंपनी लेवल पे होते हैं, और मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कंसोर्शियम लेवल पे होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 कंपनीज जो हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है ना। तो तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। दी एनी अदर चैंपियन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कौन सी बुक का रेफरेंस दे रहे हैं? मैंने चूंकि कोर्स लेट ज्वाइन किया है तो मैं नहीं अंडरस्टैंड कर अच्छा, पा मैं रही कि आप आपको कौन से बुक मैं के आपको चैप्टर्स। दोबारा से ईमेल कर दूंगा, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट, ये be a successful consultant, an insider फाइन guide सर, up and running, ये वाली। फाइन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Welcome. सर मैं अभी सोच रही थी कि चूंकि मेरा अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ रिसर्च प्रोजेक्ट या इस तरह की वो करने का, तो मुझे काफी नो हाउ मिल गई आपके इस लेक्चर से। तो होपफुली अब मुझे लगता है कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मैं बार बार सुनती रही हूँ और करती रही हूँ, तो अब लगता है कि शायद मैं उस फेज में एंटर हो जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट। जी, कोई और क्वेश्चन? सर इसमें आई वुड लाइक टू से समथिंग।
कि एक सर हमें बताइएगा कि हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर फॉर कंसल्टेंसी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वी विल बी द बिगनर टू स्टेप इनटू द फील्ड ऑफ कंसल्टेशन, so how to attract the customer for this, especially I request you for that. देखिए इसमें आपको जो हमने एक सेशन किया था ना प्रोफेशनल नेटवर्किंग का, उसमें आप मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, सोसाइटीज, क्लब्स, फेसबुक ग्रुप्स और लिंक्डइन, इस पे आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। होता ये है कि हम अपना सीवी, अपना प्रोफाइल, अपना जो फेसबुक प्रोफाइल है, जो फेसबुक पे हमारी शेयरिंग है, जो फेसबुक पे हम चीज़ें शेयर करते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे कंपनी कॉर्पोरेट की जो लेवल है उसको मैच नहीं करती। ठीक है ना? हमें ये बताना, फॉर एग्जांपल अभी ये हमारा सेशन जो है ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है, तो मेरे बारे में और आप सब लोगों के बारे में जो फेसबुक पे लोग इस वक्त देख रहे हैं, वो आपको यही समझ रहे हैं जो अभी हम डिस्कशन में कर रहे हैं। ठीक है ना? इसकी बजाय हम कोई जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं टीवी पे, टॉक शोज में, उसने उसकी बेटी को ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया, वो हम शेयर कर रहे हैं, या हम फजूल किस्म के जो जोक्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, तो फिर लोग हमारे बारे में यही कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये बंदा इसी तरह का है, या ये ग्रुप इसी तरह का है, या ये जो चंक है जिसमें अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये उसी तरह का है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग में हम ये समझाते हैं, सिखाते हैं, या हम ये प्रीच करते हैं कि आप दुनिया को कैसा नजर आना चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल और एज अ कंपनी, ये आपके इख्तियार में है। मैं एक प्रोफेशनल नजर आना चाहता हूँ, तो मेरी कन्वर्सेशन, मेरी डिस्कशन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मेरी सारी जो कॉर्पोरेट हायरार्की है, मेरा जो नेटवर्क है, मेरी जो फेसबुक पे पोस्टिंग है, मेरी जो लिंक्डइन पे पोस्ट है, वो उसके साथ मैच करनी चाहिए। जैसा मैं हूँगा वैसा नजर आता हूँ। एक नई रिसर्च है, आप कैसे हैं ये देखने के लिए मुझे सिर्फ एक क्राइटेरिया चाहिए कि वो कौन से 5 अशखास हैं, पर्सनैलिटीज हैं, जिनके साथ आपका सबसे ज्यादा टाइम गुजरता है। ठीक है? अब सबसे ज्यादा टाइम आपका अपने घर में अपनी बेगम के साथ गुजरता है, 7-8 घंटे। ठीक है ना? एक तो वो शख्सियत आपकी पर्सनैलिटी पे एक इम्पैक्ट डालती है, अच्छा या बुरा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट या पर्सनल या डोमेस्टिक मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट दिस इज अ फैक्ट। 5 लोग आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट डालते हैं, शी इज वन ऑफ देम। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आपके वालिद और वालदा जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आपके कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके एचओडी हो सकते हैं, आपके डीन हो सकते हैं, आपके वाइस चांसलर हो सकते हैं, जो भी आपके साथ आपके कोई दोस्त हैं लोग, जो 8 घंटे आपकी बेगम के बाद सबसे ज्यादा घंटे जो हैं वो उनके साथ आपके गुजरते हैं। ठीक है ना? मैं अपने 10-12 घंटे आप लोगों के साथ गुजारता हूँ या आप जैसे लोगों के साथ गुजारता हूँ, मेरी पर्सनालिटी में जो ट्रेट नजर आएगा वो आप जैसे लोगों का नजर आएगा। सिंपल रूल क्या है कि वो 5 लोग जो 24 घंटे में सबसे ज्यादा टाइम आपके साथ गुजारते हैं, आपकी शख्सियत उनकी तरह नजर आएगी। नाउ ऑप्शन इज योर्स। बीवी तो आपकी वही रहेगी, माँ बाप भी वही रहेंगे, दोस्त आपके जो हैं, दोस्त की डेफिनेशन मेरी बड़ी सिंपल है कि वो दोस्त जो आपको गलत काम करने से रोकता है वो आपका दोस्त है, जो आपको अच्छे कामों पे मोटिवेट करता है, आपकी तरक्की में खुश होता है, वो आपका दोस्त है। रिविजिट कर लें कि आपके दोस्त कौन है। आपके दोस्त कौन हैं जो आपको पीएचडी करने पे खुश होते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स लेने पे खुश होते हैं। फिर आपके कस्टमर्स कौन से हैं, या आपके टू बी कस्टमर्स कौन से हैं, आपको कस्टमर्स कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे IEEE की जो एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल कराची में, मैं यहाँ से फ्लाई करके वहां जाता हूँ एक दिन के लिए, और 350 हुज हु पाकिस्तान के जो है ना इंजीनियरिंग में, वो वहां बैठे होते हैं मेरे साथ। पूरा दिन मैं उनके साथ गुजारता हूँ, कार्ड एक्सचेंज करता हूँ, कुछ मैं मशवरे लेता हूँ, कुछ मैं मशवरे देता हूँ, तो नेटवर्किंग होती है। अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 40-50 हज़ार रुपये आती है, इंक्लूडिंग द एयर ट्रेवल और बाकी। लेकिन मुझे वहां पे 2-3-4-5 लाख रुपए का काम मिल जाता है, मुझे कोई कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट मिल जाता है, मुझे कोई रेफरल मिल जाता है, मुझे कोई फैकल्टी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिल जाती है वहाँ पे।
ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और सारा इनडायरेक्टली होता है। मैं वहां जाके कोई बैनर लेके या इश्तेहार लेके या स्टैंडी लेके नहीं खड़ा होता कि मुझसे काम करा लो, मुझसे कंसल्टिंग करा लो, नहीं। मैं अपनी पर्सनैलिटी से, अपने विजिटिंग कार्ड से, अपनी गुफ्तगू से, या स्टेज पे मेरी जो प्रेजेंटेशन होती है या मेरा जो पैनल डिस्कशन में मेरा रोल होता है, मैं उसमें 350 ऑडियंस को कन्विंस करता हूँ कि मेरा ये रोल है, मैं आज इस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, मुझसे आप ये लेके जा सकते हैं अपने घर शाम को, और उसको जाके सुबह आप अपनी यूनिवर्सिटी में या अपनी कंपनी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी कॉरपोरेशन में जाके, अपने बैंक में जाके, अपनी KESC में या के इलेक्ट्रिक में जाके आप ये तब्दीली ला सकते हैं। अपनी टेक्सटाइल मिल में या फार्मा में जाके आप ये कर सकते हैं। अपने रेलवे में जाके आप ये चीज चेंज कर सकते हैं। PIA में जाके आप ये चीज चेंज कर सकते हैं। आपको भी इसी टोन में, इसी मोड में काम करने की जरूरत है। और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सिंपोजियम्स, वर्कशॉप, ये इतने कीमती एरियाज हैं कि जिसमें आप कार्ड एक्सचेंज करते हैं, आप लोगों के साथ मिलते हैं, आप लोगों से सीखते हैं और कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, तो लोग ट्रस्ट करते हैं आपको। और अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर जो हमने प्रोफेशनल नेटवर्किंग में पढ़ा था, मैंने आपसे वादा किया कि जनाब मैं जाके HEC से आपको ये वाली किताब जो है ये आपको मैं भेज दूंगा, और मैं भूल गया, तो मैंने नेटवर्किंग नहीं की, मैंने इसको लूज कर दिया। मुझे अगर आपसे वादा किया मैंने कि मैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट पे आपको ये किताब भेज दूंगा, मैंने आपको नहीं भेजी। तो ये वादे करने जो हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को एक पोर्ट्रेट करते हैं, बनाते हैं, आपका इमेज बनता है लोगों की नजर में। अगर आप इसको लूज कर देते हैं तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स इसी तरह मिलते हैं। मतलब आप फेसबुक पे क्या बातें कर रहे हैं, ये मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं जो बाकी चीजें कर रहा हूँ, ये सब फेसबुक पे आ रही हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, तो नेटवर्किंग हो रही है आपकी, और लोग उसमें से मुझे कैप्चर करते हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं, इनबॉक्स करते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। जी सर जी उस्मान, मेरा थोड़ा सा ये है कि अभी आपने बात की कि आपका सोशल मीडिया पे जो परसेप्शन है वही बेसिकली आपको लोग उस तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सोशल लाइफ शुड इंटरेक्ट विद द प्रोफेशनल लाइफ, या फिर उस तरह से क्या ये आपको लगता है कि ये आपकी वही वाले व्यूज जो हैं, मतलब लेट्स से इफ यू आर पॉलिटिकली बाइस्ड, या फिर अगर आप उस तरह से चीजें शेयर करें, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे आप अपने व्यूज पेश कर रहे होते हैं, अब बहुत सारे लोग उससे कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, लेकिन आप उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, जब आप उनके साथ काम करते हैं तो आपको शायद अफेक्ट नहीं करना चाहिए उस चीज के साथ। तो क्या आपको लगता है कि ये जनरल लोगों की भी यही परसेप्शन होती है कि यार ये बंदा तो लेट से PTI का है, ये बंदा अगर PP का है तो मैंने इसके साथ काम नहीं करना, या फिर इसने इस तरह से व्यूज दिए हैं तो मुझे इसके साथ काम नहीं करना। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज भी अफेक्ट करती है आपके बिजनेस पे? अच्छा, इसका जवाब जो है ना, यस और नो दोनों में है। बाज जगह पे ये कन्फ्लिक्ट करती है और बाज जगह पे ये आपको बेनिफिट देती है, ठीक है ना। बाज जगह पे लोग आपकी आपकी जो पर्सनल परसेप्शन है, बिकॉज मैं एक इंसान हूं, मैं एक वोटर हूं, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मेरा एक राइट है कि मैं किसी भी पार्टी को लाइक कर सकता हूं, ज्वाइन कर सकता हूं, उसका वोटर बन सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, और मेरी ये जो बाइसिंग है ये मेरा अपना राइट है। एक दफा बीच में ये तहरीक चली, मेरे जो कुछ खैर खा लोग थे उन्होंने मुझे कहा फेसबुक पे, उन्होंने कहा जी कि ताहिर साहब आप मेंटोर हैं, आप फैकल्टी मेंबर हैं, आपको ये पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मुझे एज फैकल्टी मेंबर इसको पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। मैंने ये 2 लाइन का कमेंट करके छोड़ दिया। उसके बाद नीचे 250 लोगों ने लिखा कि ताहिर साहब आप जो भी बात करते हैं वो उसकी एक वेटेज है, हम उससे सीखते हैं, और जरूरी नहीं कि आप PTI की बात करते हैं, आप PTI की जो गलतियां हैं उसकी भी निशानदेही करते हैं। और बाज़ औक़ात तो मैं जब ये लिखता हूं तो PTI वालों की जान निकल जाती है, वो कहते हैं ताहिर साहब आप ये हमारे खिलाफ इतना सारा महाज खड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, आप एक कश्ती में बैठे हैं और आपकी कश्ती में सुराख हो गया है, तो मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि जनाब आपकी कश्ती में सुराख हो गया है, मैं भी उसी कश्ती में बैठा हूँ और हम सब डूब जाएंगे, और आप कह रहे हैं ताहिर साहब आप ये बात क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा मैं तो इस टोन में आपको ये बात समझा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई गलत फैसले किए हैं, मैं आपको अपनी एक वीडियो शेयर करूंगा, एक टेलीविजन के ऊपर कोई मेरा ख्याल 6-8 महीने पहले की एक टॉक शो था, वन मैन शो था, मैं बैठा हुआ था और मेरे से वो उस वक्त तक की 1 साल की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके बारे में उन्होंने बात की।
मैंने बड़ी ब्लंट गुफ्तगू की, हालांकि मेरा उस चैनल से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा उस चैनल की पॉलिटिकल अफिलियन से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपना एक ओपिनियन दिया, मैंने कहा जी ये काम गलत है, ये काम गलत है, ये काम गलत है। बिकॉज मदासराई करना या तारीफ करना तो वो हर कोई करता है। मैं तो उस दोस्त को पसंद करता हूं जो मुझे कहता है कि ताहिर साहब आप ये रेड कलर की शर्ट पहन के ना बैठें, आप अगर इसकी जगह व्हाइट कलर की शर्ट पहन के बैठे तो आप ज्यादा मैच्योर नजर आएंगे। मेरे नजदीक वो मेरा दोस्त ज्यादा अच्छा है, वो मैं उस तनकीद को पसंद करता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे कोई खामखा में झूठी तारीफें करता रहे या आप अपनी पार्टी की झूठी तारीफें करते रहे। अब असद उमर ने कराची में पाकिस्तान स्टील के जलसे के सामने खड़े होकर ये कहा था कि जी मैं अगर गवर्नमेंट ने किसी दिन कैबिनेट ने ये फैसला किया जी हम स्टील मिल को फारिग कर देंगे, बेच देंगे, उस दिन मैं कैबिनेट के साथ नहीं हूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। और ये कल की बात है, कल कैबिनेट ने ये फैसला कर दिया कि स्टील मिल के लोगों को फारिग कर देना चाहिए। अब मुझे बताइए कि मेरी नजर में असद उमर की क्या इज्जत रह जाएगी? मैं उसको क्या समझूंगा? एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 4 दफा उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब क्या मुझे राइट नहीं पहुंचता एज ए वोटर? मैंने वोट दिया है कि मैं उनको कहूं कि जनाब आप ये किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं? आपको एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट देनी चाहिए। तो मैं एक, आप ये समझ लें कि मैं पीटीआई को भी कंसल्टेंसी दे रहा हूं कि मैं मुफ्त में उनको बता रहा हूं कि आप ये काम इस तरीके से करें। तो दैट इज माय राइट और मैं वो करता हूं। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि जो प्रोफेशनल क्वार्टर्स हैं, जैसे एचईसी है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, पीटीए है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, इग्नाइट है और नेशनल आईटी बोर्ड है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ मेरा उठना बैठना। तो वहाँ लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक कैंडिडेट ओपिनियन रखता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और आईसीटी के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बनाने से लेके आज तक जितने काम हो रहे हैं उसमें मेरा एक कंट्रीब्यूशन है। मैं बबांगे दखल बोलता हूँ और मैं वीटो कर देता हूँ चीज़ों को। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अथॉरिटी है अल्लाह ताला ने दी है, मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो ओपिनियन अपना अपना होता है, आप अपना ओपिनियन रखते हैं, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ। इवन पीटीआई के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह पीएमएलएन के अंदर है, इसी तरह माशाल्लाह में जितने लोग थे वो बहुत अच्छे काम किए लोगों ने। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि आप जमहूरियत का कत्ल करते हैं, लेकिन कौन सी जमहूरियत का आप कत्ल करते हैं? जो फौज के कंधों पे बैठ के आती है। कोई एक जमहूरियत बता दें जो अपने तौर पे आई हो। हर जमहूरियत मार्शल की पैदावार है, हर पॉलिटिशियन हमारा मार्शल की नर्सरी में पैदा होता है। तो ये बात तो मैं सबके सामने कहूंगा, मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ। इसके ऊपर अगर कोई इख्तलाफ करता है तो करता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं एक वोटर हूँ, मेरा अपना राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बट मेरा एक क्वेश्चन इसी चीज को अगर मैं आगे एलैबोरेट करूं, आपके व्यूज जो हैं, लेट्स से अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल व्यूज, अगर आप पोस्ट शेयर करते हैं, इफ यू आर शेयरिंग फनी पोस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो क्या ये चीज आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है? देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, हर चीज अगर आप बिजनेस की नजर से सिर्फ देखते हैं ना तो फिर आप मुनाफिक आदमी हैं। आप सिर्फ बिजनेस के लिए जिंदा हैं और बिजनेस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपकी कोई ना पर्सनल लाइफ है, ना आपकी सोशल लाइफ है, ना आपकी पॉलिटिकल लाइफ है। फिर आप उन 4-5 मिनिस्टर्स की तरह हैं जो पिछली 40 साल से हर गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट की कैबिनेट में शामिल होते हैं। मैं उनको मुनाफिक कहता हूँ। उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, उनकी अपनी कोई विल नहीं है। वो मार्शल के साथ भी उतने खुश हैं, वो पीएमएलक्यू के साथ भी उतने खुश हैं, पीएमएलएन के अंदर भी वही रोल था, वही बंदे पीपल्स पार्टी के अंदर थे और वही बंदे आज इस पीटीआई के अंदर। अगर वो बंदे हैं तो वो मुनाफिक, झूठ बोलते हैं, थूक के चाटते हैं, अपने दिए हुए बयान के ऊपर बाद में उसको रद्द कर देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, सबको पता है। बिजनेस में अगर आप इस नजर से करते हैं कि जी मुझे ये बिजनेस मिलेगा तो मैं ये कर लूंगा, तो अगेन मुनाफिकत है। प्रोफेशनलिज्म अलग चीज है, आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी पॉलिटिकल लाइफ वो एक अलग चीज है, आप उस पर काम करें। लेकिन मैं अगर सेठ दाऊद की जगह पे हूंगा तो मैं ये जो उसका प्रोजेक्ट है भाषा डैम का, मैं वो नहीं लूंगा। मैं या कैबिनेट छोड़ दूंगा तो वो प्रोजेक्ट कर लूंगा, या वो प्रोजेक्ट छोड़ दूंगा कैबिनेट का मेंबर रहूंगा। मैं अगर वजीर तालीम हूँ तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन कभी नहीं लूंगा, शेख वकास अकरम साहब ने लिए, ठीक है ना। तो और वो चल नहीं रही अभी तक उनसे यूनिवर्सिटी। इस तरह के काम जो है ना, मैं इसके ऊपर बिल्कुल ब्लंट हूँ और मैं कहता हूँ कि आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो फिर आप पूरे प्रोफेशनल बने, अगर आपको कैबिनेट में रहना है तो फिर आप बिजनेस ना करें। सरकार में आके अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये मुनाफिकत है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो
पूरा दौर है और बाकी लोगों के जो अखबार हैं हमारे खुलफा राशिदीन को, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए थे, ठीक है ना। तो हमें भी उनको देखने की जरूरत है। अगेन इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, टीवी का टॉक शो खुल गया आज हमारा ये। एनीहाउ इट्स गुड टू हैव दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। जी कोई और क्वेश्चन? आज का तो सेशन सारा उस्मान आपने लूटा है। सर आज आपका काफी प्रोडक्टिव सेशन रहा है, तो फिर मैंने भी अपने व्यूज थोड़े से मैंने कहा चले आपके साथ डिस्कस अगर करें। इस तरह के सेशन को आप प्रोडक्टिव कहते हैं तो मैं 4-4 घंटे का ये टॉक शो चला दिया करूं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट पॉलिटिकल, उसमें जो प्रीवियस वाला था ये शायद थोड़ा सा उसमें हो गया। मेरा इसमें भी थोड़ा सा वो यही थी, बिजनेस से रिलेटेड और कंसल्टेंसी और पीपल परसेप्शन से रिलेटेड था कि आप कैसे न्यू बिजनेस गेन कर सकते हैं और क्या आपके पॉलिटिकल व्यूज इस तरह की चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं इस तरह की चीज पे। लेकिन अगेन वो आपकी बात है कि यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल एंड यू हैव टू स्टे ब्रंट, और फिर आपका एक अपना एक स्टैंडर्ड है जिसको आपने मेंटेन रखना है। तो फिर वो चीज मेरा ख्याल है वो उस चीज ने वो क्लैरिफाई कर दिया आपका वो जो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ इसी से रिलेटेड। मुशर्रफ साहब का दौर था, डॉक्टर अताउर रहमान मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी मैंने उनको कह के बनवाई थी, उस मुल्क की आईटी पॉलिसी बनी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एहसन इकबाल साहब 2010 प्रोग्राम के लिए काम कर रहे थे 90s में। उस वक्त एनडीओ नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, नाजरा का जो पुराना नाम था। तो स्टेट बैंक बिल्डिंग में बैठ के हमने आईटी पॉलिसी लिखनी शुरू की थी और हमने 9 मुल्कों की आईटी पॉलिसी डाउनलोड करके, उस वक्त डाउनलोडिंग बड़ी मुश्किल होती थी, प्रिंट करके हमने 9-10 सेट बना के टेबल पे रख के हमने शुरू किया था। हमने उस गवर्नमेंट के साथ भी काम किया, फिर मुशर्रफ साहब के साथ भी काम किया, हमने उसके बाद पीपी के साथ भी काम किया, हमने पीएमएलएन के साथ भी काम किया। पिछले दौर में एहसन इकबाल साहब के साथ हमने एचईसी के अंदर क्या नहीं किया, लेकिन प्रोफेशनल काम किए। मैंने कभी भी अपने आप को किसी मैंने कभी लैपटॉप स्कीम में जाके तस्वीर नहीं खिंचवाई, मैं कभी इस तरह की गेम में जाके काम नहीं किया, मैंने कभी इस तरह की चीज में जाके सपोर्ट नहीं किया। मैं उस पर भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि यार आप चीजें इस तरह करें कि आपकी चीजें मेरिट पे आए और आप प्रोफेशनल नजर आए, ठीक है ना। अब एहसन इकबाल साहब ने कुछ चीजें गलत की हैं, मैं उसको बिल्कुल उनके सेल नंबर पे जाके मैं एसएमएस करता हूँ उनको, और मेरी उनके साथ बात होती है। मैं उनको फेसबुक पे भी, अगर वो पब्लिक में अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसका जवाब मैं पब्लिक में देता हूँ, मेरे साथ पर्सनल कोई बात होती है मैं उसका जवाब पर्सनल में देता हूँ, ठीक है ना। तो वो आपका राइट बनता है। अगर आप नहीं रोकते, देखें अगर कोई गलती करता है तो आप हाथ से रोकें, दूसरे नंबर पे आप जुबान से रोकें, तीसरे नंबर पे आप दिल में बुरा जाने, और उसके साथ एक जुमला और लिखा जाता है, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। तो अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप मोमिन हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। और हमने जो प्रोफेशनल काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क में नादरा के लिए 10,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो ट्रेन किए हैं, उसका मैं पहला नेशनल कोऑर्डिनेटर था। पूरे पाकिस्तान में 100 इंस्टीट्यूट हमने सेलेक्ट किए थे प्राइवेट सेक्टर के, और 2,000 रुपये पर बच्चा हमने दिए थे। 500 बच्चे ने दिए थे, 1500 गवर्नमेंट ने दिए थे, और मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर था। एक पैसे की उसमें करप्शन नहीं करने दी किसी को। और 2 दिन कराची, 2 दिन लाहौर और 2 दिन इस्लामाबाद में होता था, पिंडी इस्लामाबाद के सेंटर थे। और एक दिन मैं अपने घर में होता था सब्जी गोश्त लेके, बच्चे छोटे थे उस वक्त, और एक बैग धुले हुए कपड़ों का लेके और पुराने कपड़ों का दे के, तो मैं अगले दिन फिर फ्लाइट पकड़ता था, चल पड़ता था। 3 महीने के क्रैश प्रोग्राम में मैंने ये काम करके दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पॉलिटिकल एफिलियंस आपकी एक पार्टी के साथ है, किसी के साथ भी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां आपने प्रोफेशनली काम करना है, कॉन्सेप्ट बना है, एक मेज और एक कुर्सी से स्टार्ट किया डॉक्टर जुनैद जैदी साहब ने। H9 में, H8 में एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, एक कमरे से स्टार्ट किया था, एक मेज और एक कुर्सी थी, मैं स्टूल पे बैठा था उनके साथ पहले दिन। तो आज कॉमसेट्स के 8 कैंपस हैं, 48,000 बच्चा उसमें पढ़ रहा है, 1400 PhD कॉमसेट्स के पास है। तो मैं उसके बानियों में हूँ, नस्ट के बानियों में से हूँ, कॉमसेट्स के बानियों में से हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पे है, या आपकी पॉलिटिकल विलिंगनेस अपनी जगह पे है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जहाँ पे आएगी, नस्ट में काम गलत हुआ, नस्ट में जाके रेक्टर साहब तक जाके मैंने उसको प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा ये काम गलत हो रहा है, आप इसको रोकें। फास्ट में 2-3 इश्यूज थे, जाके उनको कहा। कॉमसेट्स में 2-3 इशू थे, जाके डॉक्टर जुनैद जैदी साहब से किया। इवन कोर्ट में एक सिलसिला था, बच्चों को फीस वापस नहीं कर रहे थे, तो वो कोर्ट से फैसला लिया उसका। वो जाती दोस्ती भी अपनी जगह पे है, लेकिन जहाँ ज्यादती होगी किसी के साथ तो कोर्ट चला जाता हूँ। You have to have an upright position, and I'm doing it. बस करें? थैंक यू सो मच सर। यस, एनी अदर चैंपियन? भाई किसी की हक तलफी तो नहीं हुई आज, किसी का क्वेश्चन रह तो नहीं गया? 5 लोग अभी भी जिंदा हैं। ग्रेट जी, बंद कर दें ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको
आप पे आसानियां पैदा करे और आपको आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू सो मच।